आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करने वाले हैं अप्रैल मंथ का आरबीआई और सेबी का जो टॉप 10 न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। इसका जो बैंकिंग अवेयरनेस है हम उसको कवर करेंगे, ना ही करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि उसके साथ एमसीक्यूज भी लगाएंगे। तो देखिए एमसीक्यूज जैसे कि आप देख सकते हो, ये हेडलाइन ऑफ आरबीआई, ये फर्स्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट बाई मंथली पॉलिसी मीटिंग अभी फाइनेंशियल 2026 में जो हो रहा था उसके ऊपर आपको कुछ 3 से 4 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम पहले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट बाई मंथली आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और ये जो मीटिंग हो रही थी ये 54 जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ये थी, ठीक है। तो अभी अप्रैल के महीने में हुई है और अभी नेक्स्ट जो होने वाली है 2 महीने बाद वापस से होगी। तो इसमें पहले स्टैंड बताया जा रहा है, द पॉलिसी स्टैंड वाज चेंज फ्रॉम एकोमोडेशन टू न्यूट्रलाइज। तो पहले जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि एकोमोडेटिव से जो है न्यूट्रल किया गया। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 उसको इंक्रीज कर दिया गया है 6.5 से लेकर 6.7 तक। दूसरे स्टेटमेंट का कहना ये है। जो तीसरा स्टेटमेंट है उसका कहना ये है कि जो रेपो रेट है वो रिड्यूस कर गया है 25 बेसिक पॉइंट से, मतलब जो अभी जो रेपो रेट है, अभी करंट में जो रेपो रेट है वो 6% है, ऐसा कुछ कहना है तीसरे स्टेटमेंट का। जो चौथा स्टेटमेंट है वो आपको मिलेगा, दी आरबीआई अनाउंस को लेंडिंग मॉडल लिमिटेड टू बैंक एंड एनबीएफसी फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग। और चौथा मिलेगा, दी मीटिंग इज चेयर्ड बाय शशिकांता दास। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर जो है आपको लग रहा है कि क्या है, सही है। इसमें आपको ध्यान देना है, सही है गलत है, इसमें अच्छे से आपको ध्यान देते हुए चलना है सारे क्वेश्चंस में। और जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको स्टेटमेंट वाइज मिलने वाले हैं, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है इधर। तो कोई अगर दिल का से कमज़ोर है तो छोड़ दो यार। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा, हार्ड क्वेश्चन है तो फिर आप छोड़ सकते हो। लेकिन जिसको भी पढ़ना है, जो कि चाह रहा है कि अच्छे से जो है करंट अफेयर्स पढ़ा जाए, तो वो अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। मैं कैसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आरबीआई के बारे में बात करें तो आरबीआई में जो है क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। आरबीआई मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बैंक में, तो इसीलिए थोड़ा स्टेटमेंट में से लगाते हुए चलोगे तो अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए एक एक स्टेटमेंट को हम इलामिनेट करते चलते हैं। आपने आंसर दे दिया होगा जो भी आंसर आपका, एक एक स्टेटमेंट को जो है इलामिनेट करते चलते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो एकोमोडेटिव से जो है न्यूट्रल में किया गया है, ये गलत है। अभी जो है न्यूट्रल से जो है एकोमोडेटिव में किया गया है बाय द आरबीआई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है कि जो जीडीपी फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 2025 वो इंक्रीज कर दिया गया है 6.7 में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसको इंक्रीज कर दिया गया 6.5 में, ठीक है। तो ये 6.7 से जो 6.5 में जो है इंक्रीज कर दिया गया है। जो तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है रेपो रेट को जो है रिड्यूस किया है बेसिक पॉइंट 25 से, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही मिल जाएगा। चौथा स्टेटमेंट क्या है, चौथा स्टेटमेंट बोला गया थी आरबीआई लॉन्च अ को लेंडिंग मॉडल लिमिटेड टू एनबीएफसी और जो बैंक्स है उसके लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है हम आगे पढ़ेंगे। उसका लास्ट स्टेटमेंट है कि ये मीटिंग को जो चेयर कर रहे हैं शशिकांता दास कर रहे हैं। नहीं, शशिकांता दास नहीं कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, अभी आरबीआई के जो नए गवर्नर बन चुके हैं वो कर रहे हैं, संजय मल्होत्रा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका, आंसर आपको इसका सी मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, यही जो बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसी मिलने वाला है। तो इन दी फर्स्ट जो भी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी उसके अंतर्गत जो आरबीआई ने एक सिग्निफिकेंट चेंज किया है ऑफ इट्स को लेंडिंग मॉडल। अब को लेंडिंग मॉडल क्या होता है उसके बारे में समझता है। तो को लेंडिंग मॉडल के अंतर्गत जो बैंक है और जो इंश्योरेंस कंपनी है दोनों पार्टनर करके जो है, बैंक या जो एनबीएफसीज है दोनों पार्टनर करके जो है अपना जो सामान है वो बेचती है, अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेचती है। तो इसके अंदर बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट जो आरबीआई का जो डिसीजन आया था ऑन को लेंडिंग फ्रेमवर्क वो सही है। तो आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा जो है को लेंडिंग फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने रिलीज किया है उसके साथ जो है लिंक करता है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन मिल रहा होगा, दी आरबीआई लिमिटेड द को लेंडिंग मॉडल टू ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक और एनबीएफसीज, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और एनबीएफसीज के लिए ही लिमिटेड है। पहला स्टेटमेंट में कहने का मतलब ये है। दूसरे स्टेटमेंट का कहने का है कि आरबीआई डिसकंटिन्यूड द को लेंडिंग मॉडल, को लेंडिंग मॉडल का पूरा हटा दिया गया, ऐसा कुछ कहना है। तो ये तो गलती हो जाएगा, ठीक है। को लेंडिंग मॉडल कभी नहीं हटेगा, को लेंडिंग मॉडल चलते रहेगा आरबीआई की तरफ से। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है आरबीआई रिस्ट्रिक्ट को लेंडिंग ओनली टू गोल्ड लोन कैटेगरी एंड नॉन बैंकिंग एंटिटीज। क्या तीसरा वाला सही है। चौथा बोला जा रहा है आरबीआई एक्सटेंड को लेंडिंग कवर टू ऑल रेगुलेटेड entities all loan categories moving beyond its earlier limitation to बैंक्स एंड एनबीएफसी। पहले जो था वो बैंक्स और एनबीएफसी इसको जो सिलेक्ट किया जाता था, बट अभी को लेंडिंग में जितने भी रेगुलर एंटिटीज हैं या जितने भी लोन कैटेगरी के जो भी हैं वो सब कुछ जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और चौथा कैटेगरी बोला कि आरबीआई इंट्रोड्यूस अ 1 करोड़ कैप
पर बोरोवर अंडर द रिवाइज को लेंडिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो बताइए कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको। तो इसका आंसर जो सही मिलेगा आपको, आंसर डी मिलने वाला है। ठीक है, डी क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि जो भी बैंक और एनबीएफसी थे सबके लिए जो है लिमिटेड था, जो बैंक और एनबीएफसी उनके लिए लिमिटेड था, सबके लिए लिमिटेड नहीं था। अभी के टाइम पे जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी रेगुलेटिंग एंटिटीज़ है, सबके लिए एप्लीकेबल है। इवन जितने भी लोन कैटेगरीज में जो भी ये काम करते हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है को लेंडिंग मॉडल। ठीक है, तो पहले को लेंडिंग मॉडल जो है बैंक और एनबीएफसी की तरफ से थी कि बैंक और एनबीएफसी दोनों पार्टनर करती थी और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है वो बेचा जाता था। कैसे? बैंक अपना जो भी प्रोडक्ट है वो एनबीएफसी को देती थी और एनबीएफसी जो है, क्योंकि एनबीएफसी ज़्यादा है बैंक से, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच सकते वहाँ पे एनबीएफसी पहले से पहुँची हुई है। तो बैंक अपने से क्यों ब्रांच खोले? तो उसके लिए जो है एनबीएफसी को अपना जो भी प्रोडक्ट है वो दे देता है और एनबीएफसी फिर अपने कस्टमर्स को बेचता है। ठीक है, तो ये इसको बोला था को लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि बैंक और एनबीएफसी करती थी। और अब बोला गया कि जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं सब कोई कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे पेमेंट बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, ये सारे जो है एप्लीकेबल है इसमें। ठीक है, और बाकी जितने भी अभी नए नए जो फिनटेक आ रहे हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, और इसके अंतर्गत आरबीआई ने बोला गया था कि आरबीआई का कैंपियन है। आरबीआई कहता है, इसके बारे में आपने ऐड तो जरूर सुना होगा। तो ये एक तरह नया डिजिटल करेंसी है, नया डिजिटल इनिशिएटिव है। तो इसके अंतर्गत कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है आरबीआई कहता हो? तो ये पांचों स्टेटमेंट्स आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट डिस्क्राइब करता है आरबीआई कहता है को। तो इसके अंदर आपको पहला ऑप्शन मिल रहा होगा, आरबीआई लॉन्च अ मोबाइल ऐप अंडर दी आरबीआई कहता है कैंपेन। मतलब आरबीआई कहता है कैंपेन के अंतर्गत एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो कि कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करता है। दूसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है, आरबीआई बिगन 5 फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप इन रूरल अंडर दिस कैंपेन। मतलब 5 जो है लाइव जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप जो है करने वाले रूरल स्कूल में अंडर दिस आरबीआई कहता है, आरबीआई का ऐसा कुछ कहना है। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है, आरबीआई एक्सपैंड, आरबीआई कहता है कैंपेन थ्रू द वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल ऑफरिंग डायरेक्ट एंड इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू पब्लिक अक्रॉस इंडिया। मतलब एक व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है आरबीआई कहता है कैंपेन को चलाया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है तीसरे स्टेटमेंट का। चौथा स्टेटमेंट कहना है, आरबीआई इंट्रोड्यूस एआई पावर्ड चैटबॉट इन रीजनल लैंग्वेज ऑन इट्स वेबसाइट अंडर दिस कैंपेन। मतलब एक तरह से आरबीआई ने एक इंट्रोड्यूस किया एक तरह से एआई चैटबॉट जो कि रीजनल लैंग्वेज को जो है अपने वेबसाइट में कन्वर्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो बोला रहा है, आरबीआई मैंडेट जितने भी बैंक है कि वो डिस्प्ले करे, आरबीआई कहता है पोस्टर एट ऑल एटीएम्स एंड ब्रांचेस। तो बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है? तो अब तक आपने आंसर दे दिया होगा क्या होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जिसको पता नहीं है आंसर वो कैसे इलामिनेट करेगा। कुछ न कुछ तो इलामिनेट हो जाएगा इसमें से। पहली चीज़, आरबीआई कहता है, आपने डेफिनेटली टीवी में इसका ऐड सुना होगा, ठीक है, ऐड देखा होगा, सुना होगा, जो भी है। तो आपने आरबीआई कहता है इसके बारे में सुना होगा कि आरबीआई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताता है, फिर बोलता है कि आरबीआई कहता है ये कि ये डिजिटल ये लिंक पे क्लिक मत करो। आरबीआई कहता है कि जो ट्रांजेक्शन, जब यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पेमेंट करने के लिए जो है यूपीआई स्कैन किया जाता है, जो भी रहता है, और ना कि लेने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आरबीआई कहता है के अंदर आपने ऐड देखे होंगे। तो इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा कि आरबीआई कहता है के अंतर्गत एक तरह कैंपेन है जिसके अंतर्गत जो है लोगों को जागरूक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत पहला जो स्टेटमेंट बोला गया, आरबीआई लॉन्च अ मोबाइल ऐप अंडर दी आरबीआई कहता है कैंपेन टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो ये स्टेटमेंट तो सीधा का सीधा गलत हो गया, क्योंकि आपने जो भी ऐड देखा उसके साथ लिंक नहीं कर रहा है। जो अवेयरनेस कैंपेन ये सब चलाना है तो उसका लिंक नहीं कर रहा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है, आरबीआई बिगन लाइव लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप इन रूरल स्कूल अंडर दिस कैंपेन। हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत सही हो सकता है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि एक तरह फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप करने वाले, मतलब क्या अवेयरनेस फैलाने वाले हैं या तो लोगों को जागरूक करने वाले हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट हो सकता है, ऐसे कुछ सोचना है अपने को। और उसके बाद सी स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो आरबीआई जो है कहता है कि अंतर्गत वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जो है प्रमोट किया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आरबीआई का चैटबॉट बनाया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, चैटबॉट का तो कुछ बोला ही नहीं गया। उसके बाद बोला गया कि आरबीआई जो है डिस्प्ले करेगा, आरबीआई कहता है पोस्टर ऑन ऑल बैंक एटीएम। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन जो कैंपेन जो है आरबीआई कहता है उसका लिंक नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट छोड़ सकते हो। मोस्टली जो है आपको अगर एग्जाम में अगर बैठ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आपको ये दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर लगाना है, ठीक है। और इसमें से सही कौन सा है, इसमें से आपको सही जो है सी मिलने वाला है, क्योंकि आरबीआई कहता है कि अंतर्गत एक तरह का अभी बोल रहे हैं कि कैंपेन जो है वेरीफाइड व्हाट्सएप चैनल के थ्रू चलाया जाएगा। इसका मतलब क्या, अब आरबीआई कहता है कि व्हाट्सएप जो भी इनका चैनल रहने वाला उसमें ब्लू टिक आएगा। ब्लू टिक आने की वजह से लोगों को एक तो ट्रस्ट
ट्रस्ट होगा कि ये सही हम जगह पे जो भी आए हैं वो सही है, और इसकी वजह से जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आरबीआई कहता है से वो ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अगर कुछ समझना चाहता है कि कैसे जो है कुछ फ्रॉड हो सकता है, या कैसे अगर कुछ कोई बोल रहा हो, ठीक है, कोई बैंक वाला कुछ बोल रहा हो तो उसको लग रहा हो कि यार ये गलत बोल रहा है, तो वो सब चीज़ें जो है आरबीआई कहता है कि अंतर्गत व्हाट्सएप चैनल के थ्रू वो सब चीज़ें जो है पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ में आ रहा है, व्हाट डिड आरबीआई क्लासिफाई रिगार्डिंग अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन के बारे में क्या बताया गया आरबीआई ने, ये चीज़ आपको बतानी गई है ड्यूरिंग फर्स्ट एमपीसी मीटिंग जो फाइनेंशियल 2026 में हो रहा था यहाँ पे। तो ये अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होगा कि वो लोन जो कि सिक्योर्ड नहीं रहता, जिसके अंतर्गत कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत क्या क्या जो है इशू की गई है गाइडलाइन, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो पहले स्टेटमेंट मिलेगा आपको, आरबीआई रिड्यूस रिस्क वेट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, कि आरबीआई ने जो है रिस्क वेट जो है रिड्यूस कर दिया गया है, ऐसा कुछ कहना है पहले स्टेटमेंट का। दूसरे स्टेटमेंट का कहना है कि आरबीआई रिमूव ऑल द रिस्क वेट डिफरेंट बिटवीन द सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, जो भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बीच में जो रिस्क वेट रहता है उसको रिमूव कर दिया गया, ऐसा कहना है बी का। सी का है, आरबीआई मेंटेन हायर रिस्क वेट फॉर अनसिक्योर्ड लोन टू रिटर्न टू प्री, जो कोविड का जो टाइम था वो उतने तक पहुंच जाए, इसलिए जो है हाई रिस्क वेट रखा गया, ऐसा कुछ कहना है तीसरे स्टेटमेंट का। चौथा स्टेटमेंट का कहना है कि आरबीआई ने जितने भी अनसिक्योर्ड पर्सनल लैंडिंग है उसको जो है बैन किया गया। उसके बाद आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया अनसिक्योर्ड लोन का 24% तक। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है जो भी रिस्क वेट था उसको बढ़ा दिया गया है फॉर द अनसिक्योर्ड लोन, जिसकी वजह से जो प्री कोविड नॉर्म्स था उस तरह जो है पहुंच जाए उसके लिए। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर्स था उसको हम पूरा कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरा करंट अफेयर्स अभी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। उसके बाद अगर आपने आंसर गलत भी दिया होगा तो आपको समझ आएगा कि आपने गलत क्यों दिया। पहले तो समझते हैं आरबीआई का जो हेडलाइन है, पहले बता दूँ, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट आना चाहिए था, फर्स्ट एमपीसी मीटिंग है ये। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिलीज किया है फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26, और ये जो है 54 मीटिंग था जिसके अंतर्गत जो पॉलिसी स्टैंड था उसको एक्मोडेटिव में रखा गया है नॉर्मल से। ठीक है, तो ये जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या था, उस जो पहला क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन था वो गलत हो गया था, क्योंकि अभी जो है एक्मोडेटिव में रखा गया, नॉर्मल से हटा गया। ठीक है, तो पहले नॉर्मल था, अब इसको एक्मोडेटिव में रखा गया। और आरबीआई की जो रेट्स है इसको आपको पूरा का रट्टा लगा लेना है। जैसे कि रेपो रेट कितना है, 6% है, पहले कितना था 6.25% था, इसको जो है 25% बीएसपी से कम किया, जिसकी वजह से बेसिक पॉइंट से कम किया, जिसकी वजह से अभी 6% हो गया। उसका रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करें तो 3.35% मिलने वाला है। एचडीएफ के बारे में बात करें तो इसको आपको मिलेगा 5.75। एमएसएफ की बात करें तो 6.25, बैंक रेट की बात करें तो 6.25, सीआरआर तो बहुत टाइम से 4% पे ही है, और एसएलआर बहुत टाइम से एसएलआर जो है बहुत टाइम से 18% पे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट जैसे कि जीडीपी प्रेडिक्शन, क्योंकि जीडीपी प्रेडिक्शन पे आपके क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि आरबीआई ने कितना जीडीपी प्रेडिक्शन मारी थी, तो इसमें आपको याद रखना है कि 6.5% मारी थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 और 4% मारी थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो जीडीपी ग्रोथ मारी थी वो मारी थी 6.5%, और जो इन्फ्लेशन मारा था सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो मारा था वो मारा था 4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। इसके बाद इसमें आप देख सकते हो क्वार्टरली भी डिवाइड किया हुआ है, जैसे क्वार्टर 1 में जो जीडीपी ग्रोथ प्रिडिक्ट किया है फॉर फाइनेंशियल 2026 को 6.5 है, क्वार्टर 2 में 6.7, क्वार्टर 3 में 6.6 और क्वार्टर 4 में 6.3। वैसे जो सीपीआई इन्फ्लेशन है उसको क्वार्टरली देखा जाए तो 3.6 है फॉर क्वार्टर 1, 3.9 है फॉर क्वार्टर 2, 3.8 है फॉर क्वार्टर 3, 4.4 है फॉर क्वार्टर 4। तो ये पूरा डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो जीडीपी ग्रोथ है 6.5 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले जो 6.7 रखा गया था जीडीपी प्रोजेक्शन, अब जो है इसको रखा गया 6.5% पर। उसके साथ ही जो अभी 54 एमपीसी मीटिंग था इसको शशिकांत दास नहीं बल्कि संजय मल्होत्रा जो अभी के करंट गवर्नर है ये चेयर कर रहे थे। इनके साथ कुछ और भी मेंबर्स थे, उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तब भी एक बार आप घुमा लेना, जैसे नागेश कुमार, श्री भट्टाचार्य, राम सिंह, राजीव रंजन, फिर एम रामेश्वर राव। तो ये जो 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी मीटिंग में लीड करते हैं, तो इनमें जो ये सारे मेंबर मिलेंगे। 6 में भी जो 3 मेंबर होता है वो तो आरबीआई की तरफ से आता है, 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट की तरफ से आती है। 3 में भी एक जो है आरबीआई के खुद गवर्नर होते हैं, उसमें से 2 जो है डिप्यूटी गवर्नर के तौर पे या तो कोई मेंबर के तौर पे रहते हैं। ठीक है, और बाकी सारे जो है गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है 3 मेंबर्स। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ये मीटिंग बनती है और इस मीटिंग के बेसिस पे ही पूरा का पूरा जो भी हमारा इकोनॉमी है वो चलता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे जो लोन रेट है वो बढ़ जाता है, लोन रेट जो है कम हो जाता है। उसके बाद
बात करें कितना कैश जो है आना चाहिए, कि बैंक के पास कितना बैंक से लेना चाहिए, वो सब कुछ जो है ये से डिसाइड होता है। कुछ की इनिशिएटिव जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा ही दिया है, जो MCQs था वहाँ पे, तभी हम एक बार थोड़ा थोड़ा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ की इनिशिएटिव जो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट MPC मीटिंग के अंतर्गत लिया गया है। तो इसके अंतर्गत पहले तो को लेंडिंग प्लेटफॉर्म जो है सारे के सारे रेगुलर एंटिटीज़ और जो लोन कैटेगरीज है सबके लिए एप्लीकेबल कर दिया गया, जो कि पहले बैंक और NBFCs के लिए ही था, ठीक है। तो बैंक और NBFCs के लिए था फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए, कि बैंक जो है, बैंक अपना जो भी प्रोडक्ट है वो NBFC को दे सकता है, और NBFC अपना रीच के थ्रू जो भी रूरल एरिया में ज़्यादा रहती है उसके थ्रू उनका प्रोडक्ट बेच सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो इम्प्रूव हो क्रेडिट फ्लो, जो लोन का जो पार्टनरशिप होता है, इसके अंदर पहले ये चीज़ मैं शायद बताने भूल गया, लोन का पार्टनरशिप होता है। बैंक और NBFC के बीच में क्या पार्टनरशिप होती है? लोन की पार्टनरशिप होती है। तो बैंक बोलते हैं कि NBFC को मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो NBFC जो है बैंक से लोन लेती है प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए, और अब जो है सारी रेगुलेटरी एंटिटीज जो है बैंक से या अपने आप से जिसे भी लेना है वो ले सकती है। उसका नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट है RBI ड्राफ्ट गाइडलाइन ऑन गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में कुछ गाइडलाइन रिलीज किया गया। इसके इतना डीप में मत जाना क्या गाइडलाइन रिलीज किया, बस पता होना चाहिए कि गोल्ड लोन को जो है हार्मोनिक तो इन प्रिंसिपल फेस फ्रेमवर्क जो है बनाने की बात की गई है फॉर ऑल रेगुलेटिंग एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। और ये गोल्ड लोन जो कोलैटरल है उसके अगेंस्ट ये रहने वाले। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ UPI ट्रांजेक्शन के ऊपर लिमिट भी रखी गई है। अगर बात करें कि RBI प्रपोज फ्लेक्सिबिलिटी टू रिवाइज UPI लिमिट। करेंटली अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस में 1 लाख जो है एज अ UPI लिमिट है, और 2 से 5 लाख है फॉर सेलेक्टेड जो P2M केसेस है उसके लिए, ठीक है। तो P2M पर्सन टू मर्चेंट जो रहता है उसके लिए जो है 2 से 2.5 लाख है। अब 2 लाख के बारे में बात करें तो ये मोस्टली जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए रहता है। और 5 लाख के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और हॉस्पिटल है उसके अंतर्गत UPI ट्रांजेक्शन हो सकता है। तो RBI का ये कहना है कि इसको जो है रिवाइज करना चाहिए, जो UPI की लिमिट है इसको रिवाइज करना चाहिए, ऐसा कुछ कहना है RBI का, ठीक है। तो पहले अगर मान लेते कि 1 लाख अभी है तो 1 लाख से बढ़ा के 1.5 लाख कर दो या 2 लाख कर दो, कुछ ऐसा कुछ कहना है RBI का। और उसके साथ जो है मे अनाउंस न्यू लिमिट विद द रिस्क सेफगार्ड इन प्लेस। मतलब अब देखिए यार इंटरनेट इतना बढ़ चुका है तो उसके लिए जो है साइबर अटैक्स भी उसके लिए बढ़ चुके हैं। तो इसको बोला जा रहा है कि सिर्फ लिमिट बढ़ाने से नहीं होगा, आपको जो रिस्क सेफगार्ड है वो भी करना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट मैंने आपको बताई थी कि जो RBI कहता है उसके अंतर्गत जो वेरीफाइड WhatsApp अकाउंट जो है ये एक तरह का रहने वाला है, जिसकी वजह से जो भी पर्सन है वो डिजिटली फाइनेंशियल इन्फो ले सकते हैं WhatsApp के थ्रू। नेक्स्ट चलते हैं RBI ऑन फ्रॉड प्रोटेक्शन। तो RBI ऑन फ्रॉड प्रोटेक्शन के अंतर्गत एक मूल अकाउंट के बारे में पता होगा ना। मूल अकाउंट क्या रहता है? डुप्लीकेट अकाउंट, ठीक है। तो मूल अकाउंट क्या रहता है कि डुप्लीकेट अकाउंट रहता है जिसके अंदर जो इनलीगली जो है मनी ट्रांसफर की जाती है। तो उसी के लिए जो है एक मूल हंटर AI बनाया है, ठीक है। तो मूल हंटर AI बनाया गया जिसके अंतर्गत अब इसको पायलट बेसिस पे जितने मेजर बैंक है वहाँ पे चलाया जाएगा, जो कि डिटेक्ट करेगा मूल अकाउंट, ठीक है। तो मूल अकाउंट के बारे में बता दिया, वो अकाउंट्स जो कि आपके नाम पे नहीं, जो पर्सन होता है, जो ओरिजिनल पर्सन होता है उसके नाम पे नहीं होता बल्कि दूसरे के नाम पे रहता है, और इवन जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी गलत होता है मूल अकाउंट के अंतर्गत। तो ये मूल हंटर AI जो है उसको पढ़ने का काम करेगा, उसको पायलट बेसिस पे चलाया जाएगा। उसके बाद RBI ऑन अनसिक्योर्ड लोन, इसके बारे में बता दिया कि ये भी हायर वेट रखने वाला है, जिसकी वजह से जो प्री कोविड नॉर्म्स थे उसके अंतर्गत जो अनसिक्योर्ड लोन है वो आ पाए। उसके बाद जो NPCI सिक्योराइजेशन है वो पहले जो ARCs रहती थी वो करती थी, एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो रहती थी वो करती थी, अब जो है स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ जो है वो करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कुछ चीज़ें जैसे कि वो इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक जो है RBI जो है बैंक को जब लोन देता है तो उस केस में उसको रेपो रेट बोला जाता है। रिवर्स रेपो रेट तब बोला जाता है जब RBI बैंक से जो है पैसा लेता है, तो उस केस में उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। CRR का बोला जाता है जब बैंक को कितना परसेंट, जैसे मान लीजिए कि बैंक के पास 100 रुपये तो RBI ने बोला 4% आपको बैंक में रिजर्व रखना है, अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो बैंक क्या करेगा? 4 रुपये जो है बैंक में रिजर्व रख देगा। ऐसे 100 करोड़ लगा तो 4 करोड़ जो है रख देगा। तो CRR का मतलब ये रहता है। उसका मूल हंटर AI के बारे में बात करें तो ये एक तरह का मूल अकाउंट डिडक्ट करने का काम करेगा। और मूल अकाउंट क्या होता है? एक तरह बैंक अकाउंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है नोनली और अननोनली बाय द इंडिविजुअल टू रिसीव एंड ट्रांसफर अनलीगल जो फंड्स है उसको, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और उसके वजह से फंड स्कीम्स में जो है यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, स्पेशली मूल अकाउंट। मूल अकाउंट थोड़ा स्टैटिक का करंट अफेयर्स है, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 आ गया हमारा, मतलब जो सेकंड जो टॉप 2 करंट अफेयर्स मिलने वाला वो भी RBI की तरफ से ही है।
मोस्टली आरबीआई की तरफ से जो है टॉप 5 तो आपको आरबीआई की तरफ से मिलने वाला है। सिंपल रीज़न ये है कि बैंक जो है ना आरबीआई से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मैंने इधर जो कवर किए हैं टॉप 5 आपको आरबीआई की तरफ से मिलेंगे। बाकी टॉप जो बाकी रहेगा टॉप 3 के आसपास सेबी का है, और एनपीसीआई के भी कुछ न्यूज़ है जो कि टॉप 2 के आसपास, जो टॉप 9 के आसपास जो मिल जाएगा। मतलब 1 से लेकर 5 तक आरबीआई मिलने वाला है, उसके बाद 6 से लेकर शायद से 8 तक जो है सेबी है, उसके बाद 9 से लेकर 10 तक एनपीसीआई और अदर्स जो बैंक्स हैं उनके ऊपर जो न्यूज़ है उसको कवर करते हुए चलेंगे। उसका जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे, उसका कुछ बोनस भी है वो भी हम देखते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन अप्रैल 2025 आरबीआई डिसाइडेड टू इंक्रीज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो भी इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको अनचेंज किया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। Which of the following statement correctly reflect the RBI policy on FPI investment in government and corporate security for financial year 2026? तो आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल 2026 में कितना जो है रेट या तो कितना क्या क्या चेंजेस किए गए हैं किसमें, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है एफपीआई का उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसमें देखोगे पहला जो ऑप्शन बताया जा रहा है कि आरबीआई कीप द एफपीआई लिमिट अनचेंज, और अभी के बारे में बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि सेंटर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें 6% है, 2% जो स्टेट डेवलपमेंट जो बॉन्ड रहते हैं उसके अंतर्गत, और कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंतर्गत 15% है। जो स्टेटमेंट 2 बताया जा रहा है उसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो आरबीआई है उसने रिड्यूस कर दिया है जो एफपीआई लिमिट है फॉर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के ऊपर, और इसको जो है 2% से 1% कर दिया गया है, ऐसा कहना है स्टेटमेंट 2 का। नेक्स्ट जो बोला है कि आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया है एफपीआई लिमिट और उसको जो है 25% जो है बढ़ा दिया गया है कॉर्पोरेट बॉन्ड के, तो ये आपको तीसरा स्टेटमेंट मिल रहा होगा। चौथा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि आरबीआई ने रिमूव कर दिया कैप ऑन एफपीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कुछ भी एफपीआई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ऐसा कुछ कहना है चौथा स्टेटमेंट का। पांचवा स्टेटमेंट कहना है कि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसको जो है मर्ज कर दिया गया है अंडर वन एंटिटी, और इसका जो है सीलिंग जो है 10% रख दिया गया है एज अ एफपीओ। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, थोड़ा सा भी सोचोगे तो इसका आंसर अब तक दे दिया होगा बहुत बच्चों ने, बताइए। तो इसका आंसर आपको ए मिलने वाला है। क्यों ए मिलेगा, हम उसके न्यूज़ को पढ़ते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा कि आरबीआई ने जो एफपीआई लिमिट था उसको अनचेंज रखा गया वो फाइनेंशियल 2026। अगर बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो एफपीआई लिमिट है वो आपको मिलेगी 2.79 ट्रिलियन, और ये मिलेगी अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक। उसके बाद अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक जो है लिमिट रखी है 2.89 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है कि 2.89 ट्रिलियन क्या बोल रहा हूँ ट्रिलियन तक जो है कोई अगर फॉरेन इन्वेस्टर एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है तो इतने तक ही कर सकता है, इसके ऊपर नहीं कर सकता। और दूसरी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन को भी अनचेंज किया गया, उसका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसको भी अनचेंज रखा गया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंतर्गत 8.22 ट्रिलियन रखा गया है अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक, और 8.88 रखा गया अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक। अगर बात करें कितनी इन्होंने कैप की लिमिट रखी है वो आपको मिलेगा 6% जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके लिए, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स के लिए 2%, 15% रखा गया कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए। ठीक है, और एज ऑफ 2025 के बारे में बात करें तो जीसेक में अब तक सिर्फ 22% जो है यूज़ कर चुके हैं एज ए एफपीओ, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो है 15.7% जो है यूज़ कर चुके हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर हो जाता है जो लिमिट रखे उसके, लेकिन मोस्टली इसके आसपास जो है इसकी लिमिट रहती है। ठीक है, तो इस बार की ये आपको जो भी लिमिट दे के रखिए इसको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है बताया जा रहा है आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि आरबीआई ने अभी जो माइनर डिपॉजिट है जो 10 साल के ऊपर हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन लॉन्च किया, तो उसी के ऊपर आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है Which of the following statement is incorrect as per the RBI 2025 गाइडलाइन ऑन माइनर बैंक अकाउंट। तो माइनर बैंक अकाउंट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको ये बताना है, इसका आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन मिल रहा है आपको, माइनर अंडर द एज ऑफ 10 आर अलाउड टू ऑपरेट देयर ओन बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। तो बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट तो आपको इसमें आंसर बता ही दिया वैसे तो, ठीक है, तब भी देखते हैं कि ये माइनर जो भी अंडर 10 है वो अलाउ है कि अपना खुद का बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, वो स्टेटमेंट 1 का कहना है। स्टेटमेंट 2 का कहना है कि बैंक मस्ट नोटिफाई माइनर होल्डर बिफोर दे टर्न 80 टू फैसिलिटेट अ स्मूथ ट्रांजेक्शन, मतलब 18 साल होने से पहले ही बैंक को जो भी जिसने भी अकाउंट खोला हो, 10 साल का बच्चा हो या 10 साल से कम का, उसको जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दूसरे स्टेटमेंट का ये कहना है। तीसरे स्टेटमेंट का कहना है कि नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अलाउड इन एनी टाइप ऑफ माइनर अकाउंट, कि माइनर अकाउंट में कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ये कहना है तीसरे अकाउंट का, तीसरे स्टेटमेंट का। चौथा स्टेटमेंट का कहना है कि केवाईसी
कंप्लायंस इज मैंडेटरी फॉर ऑल माइनर अकाउंट, जितने भी माइनर अकाउंट है उनको केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करना पड़ेगा एज पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी 2016 के अंतर्गत। पांचवा स्टेटमेंट कहना है कि बैंक में अलाउ द मदर टू एक्ट एज अ गार्डियन फॉर माइनर बिलो 10 व्हाइल ओपनिंग द बैंक अकाउंट। पांचवा स्टेटमेंट ये बोलना है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। अगर किसी भी बच्चे ने मेरे को अगर पहले ही अगर जो भी मैंने सेंटेंस बोला अगर उसने सही से सुना होगा तो वो तो आंसर दे ही देगा, और बाकी जिसने पढ़ा होगा वो तो दे देगा। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर आपको मैंने बताया कि जो 10 सॉरी ये थोड़ा लाइन स्किप कहाँ से आ गया, एक मिनट, जो 10 साल से ऊपर है उनके लिए एप्लीकेबल है। जो 10 साल के ऊपर हैं वो जो है एप्लीकेबल है माइनर बैंक अकाउंट के लिए, माइनर अकाउंट बैंक अकाउंट के लिए जो 10 साल के ऊपर है वो एप्लीकेबल है। तो इसमें आप देख सकते हो पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि इसमें बोला है माइनर अंडर द 10 आर अलाउड टू ओपन ऑपरेट देयर ओन अकाउंट। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और इसमें आपको गलत ही पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आंसर ए हो गया। ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कहाँ गया, आई थिंक करंट अफेयर्स बाद में आने वाला, ठीक है। और आगे जो क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आई थिंक ये रिपीट ही हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका आंसर अपने को रिपीट हो क्या हुआ है, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, आई थिंक रिपीट नहीं हुआ है, एक मिनट। हाँ इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा गाइडलाइन इसमें से इनकरेक्ट है, आपको ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो इसमें आपको पहले तो देखिए यार मैंने ट्राई किया है जितना मैं आपको घुमा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ क्वेश्चन के बीच में। एक क्वेश्चन जब आप लगाते जाओगे, एक तरह के क्वेश्चन जब लगाते जाओगे तो आपको थोड़ा क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी। तो इसी के लिए जो है एक ही करंट अफेयर्स का 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ और आई होप ये हेल्प करेगा। अगर हेल्प करता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। और ऐसी कंटेंट देखना सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर बात करें अभी इस क्वेश्चन के बारे में तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और ये सेम है जो पिछला क्वेश्चन था बट कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया गया। जैसे कि माइनर एज जो 10 साल या उसके ऊपर है वो इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकते हैं सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, मतलब सेविंग भी ओपन कर सकते हैं और टर्म डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं जो भी माइनर 10 साल या उसके ऊपर है। स्टेटमेंट 1 का ये कहना है। स्टेटमेंट 2 का ये कहना है बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर इंटरनल पॉलिसी टू कंप्लाई विथ रिवाइज गाइडलाइन बाय 2021 जुलाई 2025। तो 21 जुलाई 2025 तक जो है बैंक को जो भी इंटरनल कंप्लायंस है वो खत्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है स्टेटमेंट 2 का। स्टेटमेंट 3 का कहना है कि जो केवाईसी नॉर्म है वो मैंडेटरी है फॉर द और माइनर अकाउंट ओपनिंग, और वो उनको फॉलो करना पड़ेगा केवाईसी 2016 का जो मास्टर डायरेक्शन था आरबीआई की तरफ से उसको। चौथा स्टेटमेंट बोला कि बैंक्स आर मैंडेट टू ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू ऑल माइनर टू एनकरेज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए जो है जितने भी माइनर है जो 10 साल के ऊपर है उनको अलाउ कर देगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। चौथा स्टेटमेंट का ये कहना है। पांचवा स्टेटमेंट का कहना है कि व्हेन अ माइनर अटेन एट द एज ऑफ 18 बैंक को जो है फ्रेश ऑपरेट इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा उनका जो बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है उसको। तो इसमें से देखोगे तो इसमें से बहुत सारे स्टेटमेंट जो है रिपीटेबल है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या है आपका कि 10 साल के ऊपर जो भी हो गया वो एप्लीकेबल है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि पिछली बार मैंने आपको वो समझाया ना कि 10 साल का जो 10 साल के नीचे वाले हैं वो खुद ओपन नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, उनको हेल्प चाहिए होगी मदर या तो गार्जियन की, जो लीगल गार्जियन है उनकी हेल्प चाहिए होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको डेट याद नहीं होगा तो ये आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 1 जुलाई 2025 से जो है रिवाइज गाइडलाइन जो है एप्लीकेबल करने के लिए बोला गया बैंक को। तीसरा स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था कि केवाईसी नॉर्म्स जो है फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि अभी के टाइम पे जो एडल्ट का जो केवाईसी होता है उसकी तरह ही। और पांचवा स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा कि जब माइनर 18 साल का हो जाएगा तो बैंक को जो है बताना पड़ेगा। तो इसके बारे में मैंने आपको जो पिछला जो स्टेटमेंट था वो भी ऐसे कुछ था, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने ऐड कर दी कि कंफर्म भी करना पड़ेगा कि जो उसका बैलेंस है अकाउंट में उसको, ठीक है, जब वो एडल्ट का हो जाएगा 18 साल का हो जाएगा तो उसको बताना ही पड़ेगा। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, बस गलत कौन सा है, गलत आपको डी मिलने वाला, आपको गलत ही पूछा गया है। कौन सा जो है गलत है इसमें ये पूछा गया है कि बैंक ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आरबीआई ने कि बैंक्स को जो है ऑफर करना पड़ेगा, मैंडेटली ऑफर करना पड़ेगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। तो आंसर आपको मिल जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पूछा गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोविजन अंडर द आरबीआई का जो अभी रिवाइज गाइडलाइन आया था फॉर माइनर डिपॉजिट अकाउंट। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन मिल रहा है आपको मिल रहा है कि आरबीआई नहीं सॉरी माइनर अकाउंट आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड इशू फॉर एजुकेशनल पर्पस, मतलब क्रेडिट कार्ड जो है इशू किया जाएगा फॉर एजुकेशनल पर्पस, ऐसा कुछ कहना है जो पहला स्टेटमेंट है उसका। दूसरा स्टेटमेंट का ये कहना है कि आरबीआई नाउ
परमिट माइनर एज 6 एंड अबव टू ऑपरेट बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली, जो 6 या उससे ऊपर है उनको इंडिपेंडेंटली ओपन करने दी जाएगी। दूसरे स्टेटमेंट का कहना ये है। तीसरे स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि बैंक्स आर प्रोविडेड फ्रॉम ऑफरिंग चेक टू एनी माइनर, कि कोई भी माइनर को जो है बैंक चेक नहीं दे सकता। तीसरे स्टेटमेंट का ये कहना है। चौथा स्टेटमेंट का कहना है कि द रिवाइज गाइडलाइन अप्लाई फ्रॉम 21 अप्रैल 2025 एंड ऑल द बैंक मस्ट कंपाइल विद जुलाई 1, 2025। और पांचवा स्टेटमेंट मिलेगा गार्जियन आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अकाउंट ऑफ माइनर बिलो 10। तो बताना है आपको इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्या है, सही है। बहुत ज़्यादा गलत पूछ लिया, अब सही वाला मैं पूछ रहा हूँ कि सही कौन सा, ये बताइए। अब किसी भी पर्सन ने अगर अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा होगा डीप में, तो वो डेफिनेटली यहाँ इसका आंसर आराम से दे देगा। और अगर नहीं पढ़ा हो, अगर डेट याद नहीं हो, तो नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है डेट बेस्ड ही है, क्योंकि इसका आंसर आपको डी मिलने वाला है। आपको डेट याद रखना पड़ेगा, कब से नया गाइडलाइन रिवाइज होने वाला है, 21 जुलाई 2025 से। और सारे बैंक को बोला गया है कि 1 जुलाई 2025 तक जो है जो भी कंपाइलेंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्यों गलत है उसको समझाता हूँ मैं आपको अब, कि जो भी माइनर है वो एलिजिबल है क्रेडिट कार्ड, और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो ये पूरा हुआ स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है इनको ऑफर नहीं किया जा रहा। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है आरबीआई नाउ परमिट जो भी माइनर है 6 साल या 6 साल के ऊपर, ये स्टेटमेंट गलत है। 10 साल या 10 साल के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है कि वो इंडिपेंडेंटली बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि चेकबुक ऑफर करने के लिए प्रोविडेड किया गया है, तो ऐसा नहीं है। चेकबुक जो है बोला है कि चेकबुक भी ले सकते हैं जो भी माइनर है वो। और पांचवा स्टेटमेंट आपको मिलेगा कि गार्जियन जो है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर माइनर बिलो 10 ईयर, तो स्टेटमेंट में गलत होगी कि बिलो 10 ईयर में जो है गार्जियन, जो लीगल गार्जियन है वो रहने पड़ेंगे। 10 ईयर या 10 ईयर प्लस हो तो ज़रूरत नहीं है, और लेकिन जो 10 ईयर के जो नीचे रहेंगे उनको एप्लीकेबल है। तो ये हो गया हमारा पहला था इससे करंट वाला था ना, करंट स्टेटमेंट। अब ये आ गया दूसरा करंट स्टेटमेंट। इसके अंतर्गत बताना है कि जो भी अभी ये वापस से जो गाइडलाइन आया था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये आंसर बताना है। बताइए, मैं आपका इतना जल्दी पीछे नहीं छोड़ूंगा, आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा के जाऊँगा कैसे जो है आपको न्यूज़ जो है याद रखना है। तो इसी के लिए जो है आपके लिए इतने जो है 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है हर एक करंट अफेयर्स का लेके आ रहा हूँ। तो इसमें आपको मिलेगा पहला स्टेटमेंट, बैंक्स आर नाउ अलाउड टू ऑफर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू माइनर विद पेरेंटल कंसर्न। तो पहला स्टेटमेंट का ये कहना है। दूसरा स्टेटमेंट का कहना है कि आरबीआई ने रिमूव कर दिया केवाईसी कंप्लायंस इन केस ऑफ माइनर बिलो 10 ईयर। यार अब तक तो आपको समझ आएगी होगी, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट बोला कि माइनर एज 10 ईयर एंड अबव नाउ अलाउड टू इंडिपेंडेंटली ओपन एंड, हाँ चलो यार इसका आंसर तो आपने दे दिया होगा यार। इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है कि माइनर जो 10 साल के ऊपर है उनको सेविंग और टर्म डिपॉजिट ओपन करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, वो बता ही देता हूँ। पहले तो आरबीआई ने जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी माइनर को अलाउ कर दिया गया, ये गलत है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए मना किया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए मना किया, तो ये सब चीज़ें नहीं की गई। फिर आरबीआई ने रिमूव कर दिया रिक्वायरमेंट ऑफ केवाईसी कंप्लायंस, तो केवाईसी कंप्लायंस भी रिमूव कर दिया गया, ये भी गलत है, क्योंकि केवाईसी कंप्लायंस बोला गया है जैसे एयरटेल का किया जाता है वैसे ही करना है। चौथा स्टेटमेंट मिल रहा है कि आरबीआई ने ऑटोमेटिकली जो है क्लोज करने के लिए बोला गया है माइनर का अकाउंट जब 18 साल का हो जाए, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसा कुछ है नहीं बोला गया। और पांचवा स्टेटमेंट बोला गया कि जो लीगल गार्डियन है अंडर द एज 10, मतलब बिलो 10 साल के जो बच्चे रहेंगे उसके लिए जो है फादर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ रखा नहीं है। फादर मदर कोई भी हो सकता है, मदर को भी जो है एप्लीकेबल कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है फादर ही जो है एप्लीकेबल थे, बट अब मदर भी जो है एज अ लीगल गार्जियन बन सकती है जो माइनर अकाउंट है उनके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बताई गई है सारे सारे न्यूज़ में, और ये सारा का सारा न्यूज़ अभी तक आया नहीं है। मुझे लगा था अभी तो आ गया होगा। अब ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये आ गया लिक्विडिटी कवरेज रेशियो से। एक मिनट रुकना, ठीक है, पहले हम गाइडलाइन पढ़ लेते हैं, फिर वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आई थिंक यहाँ पे गलती से यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो जो भी मैंने आपको पूरा का पूरा जितने भी एमसीक्यूज कराए हैं वो सब कुछ आपको यहीं पे जो डिटेल मिल जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, बहुत क्विकली गो थ्रू करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। तो आरबीआई ने अलाउ किया जो भी 10 साल के माइनर जो प्लस हैं वो जो है इंडिपेंडेंटली ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं अपना सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट। सेविंग अकाउंट नॉर्मल जो अकाउंट है वो, टर्म डिपॉजिट के अंतर्गत एफडी भी जो है बना सकते हैं, और ये एप्लीकेबल होगा अप्रैल 21, 2025 से। एग्जैक्ट डेट याद रखना, एग्जाम में आपको डेट पूछे जाते हैं। तो अभी तो ये एप्लीकेबल होगा 21 अप्रैल 2025 से, लेकिन बैंक को ये ऑपरेट करना पड़ेगा जुलाई 1, 2025 से, जिसके अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और चेक देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ना ही क्रेडिट कार्ड की बात की है, ना ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की बात की है।
तो ये चीज़, ये 3 याद रखना, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और चेक की बात की गई है आरबीआई के द्वारा। उसके बाद जो भी माइनर रहने वाला है अंडर द एज ऑफ 10, उसके लिए जो है लीगल गार्जियन को अकाउंट खोलना पड़ेगा, और ये लीगल गार्जियन जो है मदर भी हो सकती है, ठीक है। और अगर बात करें कि जब उनका एज 18 हो जाएगा तो उस केस में उनसे एक तो फ्रेश सिग्नेचर लेनी पड़ेगी, उसके साथ उनसे कंफर्म करना पड़ेगा जो आपके पास एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो सही है कि नहीं। उसके साथ ही जो है बैंक को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है वो अभी पूरी का पूरा एक्टिव होने वाला है, ऐसे कुछ। तो 10 साल के बच्चों को क्या ही पता होगा कि अकाउंट क्या होता है, तो बैंक को बाद में जब 18 साल का हो जाएगा तब ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। और इसके साथ कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, इसके अलावा कोई क्रेडिट कार्ड भी नहीं दी जाएगी। केवाईसी जो है मैंडेट रहेगा जब 18 साल का हो जाएगा, इवन जब 10 साल का हो जाएगा, 10 साल के बाद भी, या 10 साल के जब नीचे रहेगा उसको खोलना रहेगा तब भी। लेकिन ये केवाईसी में कुछ भी ऐसा कुछ रिलेक्शन नहीं रहेगा, सेम जैसे हमारा केवाईसी होता है, जो एडल्ट का केवाईसी रहता है, 18+ का केवाईसी रहता है, वैसे ही कुछ केवाईसी रहने वाला है अंडर दी आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन केवाईसी 2016 के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ने पूरा न्यूज़ पढ़ा दिया, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आरबीआई ने ये गाइडलाइन लाने से पहले जो 10 साल के जो बच्चे थे उनको अलाउड नहीं था कि आप जो है अपना अकाउंट खोल सकते हो? इंडिपेंडेंटली बात नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली खोल सकते हो कि नहीं, ऐसा नहीं था क्या बात? तो ये बात आरबीआई ऐसा पहले अलाउ करके रखा हुआ था बैंक को कि बैंक जो है ना, बैंक जो है जो 10 साल के जो बच्चे हैं या 10 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं वो भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वो एज ए डिपेंडेंट की तरह खोलेंगे और उनका जो भी काम दाम जो भी रहेगा वो उनके पेरेंट्स संभालेंगे, जो लीगल गार्जियन है वो संभालेंगे, ऐसा आरबीआई का कहना था। लेकिन अब जो है आरबीआई ने जो भी 10 साल के जो बच्चे रहेंगे उनको इंडिपेंडेंटली अलाउ कर दिया कि अपना अकाउंट खोलो, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलो, और जो भी चेकबुक है ये सब भी मिलेगा और डेबिट कार्ड ये सब भी मिलेगा, और अपने हिसाब से यूज़ करो। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो पेरेंट्स के जो है नाम पे जो है इनको अकाउंट मिलता था, ठीक है, लेकिन अब जो है इंडिपेंडेंटली मिलेगा। लेकिन जो 10 साल के नीचे का है वो सेम रूल है, जो 10 साल के नीचे वाले बच्चे रहेंगे उनका सेम रूल है कि पेरेंट्स के अंतर्गत इनको अकाउंट दिया जाएगा, जो लीगल गाइडेंस है उनके अंतर्गत जो है अकाउंट दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं जो ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर अगर पहला क्वेश्चन देखें तो यह मिल रहा होगा आपको, इसके ऊपर एक अपडेट दिया था। पहले तो ये बता दूं, जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो इसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पढ़ के रखा होगा, मैं उम्मीद करके बैठा हूँ, मैं आप समझाऊंगा, ऐसा नहीं समझाऊंगा, बट न्यूज़ आएगा तब समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा इसको अच्छे समझाना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो अभी जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो आया है गाइडलाइन फॉर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग, तो उसमें बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसका आपको आंसर देना है। मैं एक मिनट पानी पी लूँ, तब तक आप पढ़ लो, बताओ कौन सा आंसर इसमें गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं, बताइए आंसर क्या होगा इसमें। मोस्टली आपको एग्जैक्ट पूरा रेट पता होना चाहिए, तभी जो इसका आंसर दे सकते हो। चलो मैं भी पढ़ लूँ, मेरे को भी पता नहीं इसका आंसर क्या है। बैंक्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू ट्रीट डिपॉजिट विथ मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग एज अ रिस्क ड्यूरिंग द क्राइसिस। स्टेटमेंट 1 हो सकता है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि जो रन ऑफ रेट है फॉर स्टेबल IMB अनेबल डिपॉजिट उसको इंक्रीज कर दिया गया है 7.5% से। तीसरा स्टेटमेंट बोला था कि लेस स्टेबल IBM मतलब जो इंटरनेट एंड बैंकिंग जो भी है, मोबाइल बैंकिंग अनेबल डिपॉजिट नाउ रन ऑफ टू 15%। इसका आंसर आपने दे ही दिया होगा यार, आंसर क्या, आंसर सी है, ठीक है, कि अभी जो इसका रेट है इसका चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब चीज़ें समझते हैं क्यों ऐसा कुछ किया गया है। रन ऑफ फैक्टर, ठीक है, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरा क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर समझते हैं न्यूज़। आई थिंक न्यूज़ थोड़ा आगे है, इसके बाद है न्यूज़। तो रन ऑफ फैक्टर क्या रहता है? रन ऑफ फैक्टर के बारे में पूछा गया क्वेश्चन कि अ फिक्स फी पे कस्टमर ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो इसको रन ऑफ फैक्टर बोला जाता है। या तो द परसेंटेज ऑफ टोटल लोन डेट बैंक्स मस्ट राइट ऑफ ड्यूरिंग स्ट्रेस, तो इसको रन ऑफ बोला जाता है। या एस्टिमेट ऑफ हाउ मच मनी could be withdrawn by the deposit during the financial year over 30 days, क्या इसको रन ऑफ बोला जाता है? ये या तो सॉरी द अमाउंट ऑफ न्यू लोन बैंक कैन इशू इन अ गिवन मंथ, क्या इसको बोला जाता है रन ऑफ फैक्टर?
या तो अ बैंक असेंटिंग रेटिंग टू द अ गवर्नमेंट असेंट रेटिंग टू बैंक बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका आंसर क्या है बताना। मोस्टली इसका आंसर आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर आपने अच्छे पढ़ा होगा रन ऑफ फैक्टर तभी दे पाओगे। और एग्जामिनर जो है ना आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जो करंट अफेयर्स रहता है उसमें से जो स्टैटिक करंट अफेयर्स स्टैटिक रहता है वो पूछा जाता है। तो इसमें इस वाले न्यूज़ में रन ऑफ फैक्टर के बारे में बताया गया, तो रन ऑफ फैक्टर का जो है डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी, कि ये एक तरह का एस्टिमेट रहता है कितना मनी जो है डिपॉजिटर विड्रॉ कर सकता है, उसके हिसाब से बैंक को सोचना पड़ता है ओवर द 30 ईयर्स। अब पूरा ओवर न्यूज़ पढ़ते तो आपको पूरा चीज़ समझ आएगी, और ये न्यूज़ समझने वाली न्यूज़ है, ठीक है। थोड़ा टाइम देना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको लिए तो बेनिफिट करेगा ही, और जिन्होंने पढ़ लिया है उनको बेनिफिट करेगा, उनको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं मैं आपको ऐसे छोड़ के चले जाऊँगा, क्योंकि इसमें समझने लायक चीज़ है। देखिए RBI ने मेड किया है सम चेंजेस टू रूल कॉल्ड लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, और ये किया गया है 1 अप्रैल 2026 से। अभी ये हुआ नहीं है, 1 अप्रैल 2026 से ये रूल्स जो है होने वाले हैं। और अगर बात करें कि अभी इसका डेडलाइन आ गया था 1 अप्रैल 2025 से, तो 1 अप्रैल 2025 से इसका डेडलाइन आ गया था, और अब जो है इसको बढ़ा के चेंज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2026 से। और ये रूल जो नया रूल है ये एप्लीकेबल होगा जितने भी कमर्शियल बैंक है, पेमेंट बैंक है, RRBs है और लोकल एरिया बैंक है, सबके लिए। अब ये क्या होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, उसके बारे में समझते हैं। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो एक तरह का रेशियो रहता है, एक तरह कैलकुलेशन रहता है, जिसके अंतर्गत बैंक अपने आप को टफ टाइम में कैसे बचाएगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर एटलीस्ट 30 डेज, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मान लेते हैं कि RBI ने बोला कि आपको 40% जो है, आपको 40% तो बहुत ज़्यादा हो गई, 40% ही बोला जाता है, ऐसे तो बहुत बड़ा अमाउंट बोला जाता है, अब कम रख लेते थोड़ा, 5% रख लेते हैं, ठीक है। तो 100 रुपये का बोला जाएगा बैंक को, 100 रुपये का 5% या 10% रख लेता है। 10% रख लिया तो 10 रुपये जो है बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके से अगर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच पाए, ठीक है। तो ये कहना था LCR के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत जो बैंक है उनको इनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड रखना पड़ता है। अब एसिड और लाइबिलिटी के बारे में पता होगा। लाइबिलिटी जो किसी के पास मतलब बोझ रहता है, जैसे लोन हो गया, ठीक है, उसको लौटाना होता है वापस, तो लाइबिलिटी। एसिड जो कि आपको प्रॉफिट करता है, प्रॉपर्टी होगी, तो वो सब एसिड रहता है जिसमें आप पैसे कमा सकते हो। और लिक्विड एसिड रहता है जिसको आप जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसी चीज़, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप पैसे ले सकते हो, या तो म्यूचुअल फंड ले सकते हो, या बॉन्ड ले सकते हो, जिसको आप बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसको बोला जाता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कैश हो सकता है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, जिसको आप बहुत जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो पैसे में, तो उसको बोला जाता है लिक्विड एसिड। तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड है कैश और फिर गवर्नमेंट बॉन्ड आता है। तो ये चीज़ बैंक को जो है ज़्यादा से रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहना है RBI का। और कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले तो LCR का फुल फॉर्म देखो। LCR का फुल फॉर्म मिलेगा आपको हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो इन 30 डेज, और इसको बोला गया कि मोर देन और इक्वल टू 100% होना पड़ेगा, इसके अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड या तो जो कैश है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड और जो कैश है, इसको कैलकुलेट करना है बैंक को, उसके साथ कितना जो है कैश आउटफ्लो हो सकता है। एक्सपेक्टेड बोला गया, एग्जैक्ट नहीं, कितना जो है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो सकता है 30 दिन में, बैंक को वो डिसाइड करना है। मान लेते हैं कि बैंक ने सोचा है मेरे पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, बैंक के पास सोचा है कि बैंक ने मेरे पास 1000 रुपये हैं, तो इस महीने जो है हमारे से जो बैंक से जो है 100 रुपये करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में लेके जाएंगे। बैंक ने ये सोचा है, तो बैंक क्या करेगा, इसके ऊपर जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड है, जैसे बॉन्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया या कैश हो गया, वो 100 रुपये रख देगा अपने पास, ठीक है। मिनिमम 100 रुपये रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना पड़ेगा 100 के। तो 100 रुपये का जो है गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया, कैश ले लिया, तो कुछ ना कुछ रिजर्व रखना पड़ेगा। 100 से ज़्यादा हो तो अच्छा है, 100 की जगह 200 हो, 300, 400, जितना रखना है रखो, लेकिन 100 तो रखना ही पड़ेगा LCR के अंतर्गत, ठीक है। तो ये एक रूल है जो कि RBI ऐसा बैंक को बोलता है फॉलो करना, और बैंक को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके ऊपर कुछ चेंजेस किए हम उसको कवर करते हैं। उसको कवर करने से पहले ये जो भी आपको मैंने जो बताया है हाई क्वालिटी एसिड, ये सब के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। क्या रूल चेंज किया गया है कि अभी जो है जो भी लोग हैं अभी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हैं, इंटरनेट के थ्रू UPI के थ्रू फट से पेमेंट कर देते हो। अब वही फट से पेमेंट करने के लिए आपको
पहले तो बैंक जाना पड़ता था, पहले ब्रांच जाना पड़ता था, वहाँ पे आप फॉर्म भरते थे, उसके बाद आपको पैसा मिलता था, आप उसके बाद पैसे खर्च करते थे। तो बैंक को पता होता था कि बंदा आएगा इतने टाइम पे और इतने टाइम में पैसा निकाल लेगा, और अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन भी रह गया तो बैंक डिसाइड कर लेता था आराम से। बट अब क्या हो गया, अब इंटरनेट बैंकिंग आ चुकी है। अब फट से मारोगे 1 लाख रुपये, बैंक बोलेगा यार ये तो बंदा 1 लाख रुपये लेके चला गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ये चीज़ होने की वजह से, इंटरनेट बैंकिंग आने की वजह से आरबीआई को कुछ चेंज करना पड़ रहा है एलसीआर में, ठीक है। तो एलसीआर में कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं, और इस एलसीआर के अंतर्गत जो न्यू रन ऑफ रेट है, जिसको रिस्क ऑफ विड्रॉ भी बोला जाता है, तो वो बढ़ाया गया है। पहले जो स्टेबल डिपॉजिट्स रहते थे, पहले जो रेट था वो 5% था, अब जो बढ़ा के वो 7.5% कर दिया गया है। और लेस स्टेबल जो डिपॉजिट है उसके अंतर्गत पहले 10% था, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया, मतलब 2.5% का जो है रन ऑफ रेट जो है ऐड किया गया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग के लिए, ठीक है। अब स्टेबल डिपॉजिट और लेस स्टेबल डिपॉजिट क्या होता है उसका समझते हैं। स्टेबल डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो कि बैंक को पता है कि बहुत कम चांस है उसको निकालने का, जैसे कि एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, तो बैंक को पता है हमारे पास पैसा आ गया तो ये नहीं निकलेगा। और लेस स्टेबल जो कि जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, जहाँ से कभी बंदा जो है पैसा निकाल सकता है, तो वो होता है लेस स्टेबल। तो उसके लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रखा गया, रेट ज़्यादा रखा गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सॉरी, जो रेट है वो ज़्यादा रखा गया, और स्टेबल मनी के लिए कम रखा गया। अब जो रन ऑफ के बारे में बात करते हैं, रन ऑफ का जो डेफिनेशन है उसको कवर करते हैं, और रन ऑफ के बारे में पूरा बात समझते हैं। तो रन ऑफ बताता है बैंक को कि कितना मनी उसको विड्रॉल करना है ड्यूरिंग द क्राइसिस, ठीक है। तो कितना मनी जो है विड्रॉ किया जा सकता है बाय द कस्टमर ड्यूरिंग द क्राइसिस ओवर द 30 डेज, वो बताया जाता है रन ऑफ फैक्टर के अंतर्गत। अब मान लीजिए कि 1000 रुपये, वो वापस से एग्जांपल लेते हैं, रन ऑफ फैक्टर अगर 40% का हो तो बैंक को जो है 400 रुपये विड्रॉ, बैंक को मानना पड़ेगा 400 रुपये जो है पैसे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रन ऑफ फैक्टर के अंदर क्या रहता है कि रिस्क ऑफ वेटेज निकाला जाता है, ठीक है। कितना जो है विड्रॉ हो सकता है उसका एक तरह से रिस्क निकाला जाता है। अब 400 रुपये अगर निकाला जा सकता है तो बैंक अपने हिसाब से जो है 400 रुपये का क्या करेगा, HQLA मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड रखेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड या कैश के थ्रू 400 रुपये का हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड रखने वाला है, ठीक है। तो रन ऑफ फैक्टर समझ आ गया होगा, हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड समझ आ गया होगा क्या रहता है, और इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है न्यूज़ खत्म हो गया। अब नेक्स्ट एक और आपने एक वर्ड सुनी होगी, बैंक.in और fin.in। ये आई थिंक जिन्होंने भी पहले करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा, या अभी भी जो भी पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा ही, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको पता होगा। एक fin.in, एक बैंक.in। fin.in जो NBFC उनके लिए लॉन्च किया गया है, और बैंक.in लॉन्च किया गया है जो बैंक्स हैं उनके लिए। क्यों लॉन्च किया है कि साइबर सिक्योरिटी जो है उसको एनहेंस की जाए। आई थिंक ये क्वेश्चन भी वही है, ठीक है। मेन गोल क्या है आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, तो एनहांस ऑनलाइन सिक्योरिटी एंड मिनिमाइज साइबर सिक्योरिटी, या ऑप्शन ए मिल रहा होगा। ऑप्शन बी मिल रहा है आपको नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी मिल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल बैंक टू ऑपरेट करने के लिए। ऑप्शन डी मिल रहा होगा टू कंपाइल विद फाइनेंशियल रेगुलेटरी फॉर बैंक्स। ऑप्शन ई मिल रहा होगा तो कंसिडर वेरियस बैंकिंग सेक्टर। तो मैंने इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी बताई है कि ऑप्शन ए बोलने वाला है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है बैंक.in लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है बैंक.in का जो डायरेक्शन आया है आरबीआई की तरफ से उसमें। तो इसमें बताया जा रहा है कि द बैंक.in है डोमेन माइग्रेशन इज एम टू एनएनसी साइबर सिक्योरिटी इन ऑनलाइन बैंकिंग। हाँ डेफिनेटली सही है, तो इनकरेक्ट नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि IDRBD। अब कभी कभी ना आपको जब एग्ज़ाम में भी जो है आपको पूरा का पूरा फुल फॉर्म नहीं दिया रहता है, ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया रहता है, तो आपको पता होना चाहिए न्यूज़, तभी जो है समझ पाओगे कि क्या है ये IDRBD जो कि हैदराबाद बेस्ड है। बोला गया कि इसको जो है एज अ डेजिग्नेटेड रजिस्टर की तरह चॉइस किया गया फॉर बैंक.in डोमेन के लिए। तीसरा स्टेटमेंट मिलेगा आरबीआई हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक टू मूव देयर कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर से फिजिकल डेटा सेंटर में जो कि हैदराबाद में है। तीसरा स्टेटमेंट आपको ये मिलने वाला है। चौथा स्टेटमेंट मिलने वाला है दी बैंक.in डोमेन इज ऑथोराइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, ये स्टेटमेंट सोचो क्या हो सकता है। पांचवा स्टेटमेंट बोला गया है कि बैंक नीड टू अपग्रेड देयर IT इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत लग रहा है आपको? मैंने आपको दो स्टेटमेंट बता दिए, ए और ई तो सही है, बताइए कौन सा गलत है। ऑप्शन जो है आपको सी मिलने वाला, ठीक है। तो आरबीआई ने ऐसा कभी नहीं बोला बैंकों की आप अपना कोर जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जैसे फिनाकेल हो गया
या दूसरे भी जो सॉफ्टवेयर रहता है जो बैंक में यूज़ किया जाता है, तो वो सब सॉफ्टवेयर को जो है फिजिकली शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला गया हैदराबाद में। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था ये वाला स्टेटमेंट। तो ये जो बैंक.इन है ये ऑथराइज है बाई मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये स्टेटमेंट सही है, इसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब इसके बारे में न्यूज़ पढ़ें तो बहुत छोटा सा न्यूज़ है कि जितने भी बैंक है उनको बोला गया कि आपको बैंक.इन डोमेन के अंतर्गत आनी है और इनको जो रजिस्टर करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद बेस्ड है। और इसको जो है ऑथराइज किया जाएगा बाय नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। इसको ऑथराइज किया जाएगा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेबी न्यू रूल एग्जिस्टिंग द ट्रेडिंग विंडो क्लोजर टू डेजिग्नेटेड पर्सन। अब डेजिग्नेटेड पर्सन के बारे में पता हो तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, तभी ट्राई करो आंसर देने की। आई थिंक इसका आंसर पहले से कहाँ से आ गया। ओके, मैं यहाँ पे मिटाने भूल गया, सोचो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, किसी ने देख लिया तो देख लिया। अब तो पहला, अब तुमने देख ही लिया यार आंसर क्या है, अब कहीं मैं इसमें कराऊँ। तो इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है। द न्यू रूल ओनली अप्लाइड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ लिस्टेड कंपनीज एग्जिस्टिंग द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। कौन कौन से? द रूल एम्स टू प्रिवेंट इनसाइडर ट्रेडिंग, जो पहले से ही पता लग जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जिसको पहले से पता होता है कि कंपनी आगे ये करने वाली है, उस बेस पे पैसा लगा देता है और बाद में उसको प्रॉफिट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो उसके लिए रोका जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग कौन कर सकता है? जैसे सीईओ हो गया, या तो जो सीईओ हो गया उनको पहले ही पता होता है कंपनी प्रॉफिट करने वाली आगे, तो पहले पैसा लगा के रख देता है, इसकी वजह से बाद में जब महंगा हो जाए शेयर तब बेच दे, तो उसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इनसाइडर ट्रेडिंग रोकने के लिए ही सेबी के द्वारा ये स्टेप लिए गए हैं। उसके बाद बोला है कि ये फ्रीज कर देगा कि 2 फेज़ में फ्रीज किया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहना है, हाँ ये सही बात है, 2 फेज़ में इसको इम्प्लीमेंट की जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट तो सही है। चौथा स्टेटमेंट कहना है कि डेटा ऑन डीपीज, मतलब कि जो डेजिग्नेटेड पर्सन है एंड द रिलेटिव मस्ट सबमिटेड टू द डीडी फॉर कंप्लायंस। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द रूल एनहांस द ट्रेडिंग विंडो आर क्लोज ड्यूरिंग द सेंसिटिव टाइम। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि सेंसिटिव टाइम में जो है रोका जाएगा। ठीक है, जिसने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा उसको तो डेफिनेटली समझ आ रहा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा थोड़ी देर वेट कर लो, जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, उसमें जो भी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हेन विल फेज 1 ऑफ द सेबी पैन बेस ट्रेडिंग फ्रीज मैकेनिज्म अप्लाई। कब से जो है अप्लाई होगा फेज़ 1 में अंतर्गत, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो बोला गया कि अप्रैल 1, 2025 से होगा और इसके अंदर सारी लिस्टेड कंपनीज होंगी। ऑप्शन बी बोला जा रहा है कि फ्रॉम जुलाई 1, 2025, जिसके अंदर टॉप 500 लिस्टेड कंपनी होंगी। ऑप्शन सी बोला जा रहा है फ्रॉम जनवरी 1, 2025 से होगा फॉर ऑल प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन डी बोला जा रहा है फ्रॉम अक्टूबर 1, 2025 फॉर ऑल टॉप 100 लिस्टेड कंपनी। और ऑप्शन ई बोला जा रहा है फ्रॉम जुलाई 1, 2025 फॉर बॉटम जो 500 लिस्टेड कंपनी है उनको सेलेक्ट किया जाएगा फेज़ 1 के अंतर्गत। तो क्या आंसर इसका होना चाहिए? तो इसका आंसर आपको बी मिलने वाला है कि 1 जुलाई से बोला गया कि जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनी है, जिसके अंतर्गत जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप आते हैं, जिसमें जो लार्ज कैप आता है उसमें 50, 150 मिड कैप और 250 स्मॉल कैप सारे के सारे आते हैं, वो सबको जो सेबी पैन बेस फ्रीजिंग ट्रेडिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत लाना पड़ेगा। ऐसा कुछ कहना है सेबी का। और अब बोला गया कि रूल ऑफ डीडी के बारे में हमको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पढ़ो पूरा का पूरा, जिसने भी पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स पहले से वो उसका आंसर दो, और जिसने नहीं पढ़ा उसको मैं आगे बताऊंगा क्या रहता है डी डी पी, ये सारी चीज़ें जो भी रहता है मैं बताऊंगा। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है, पढ़ लो पहले, मैं आपको देता हूँ कुछ। कितना मिनट चाहिए, कितना सेकंड चाहिए? मिनट तो मिलता नहीं है, ले लो 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है। डीडी का काम क्या होता है? डीडी का काम होता है कंपाइलेंस संभालना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला? तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा। डीडी का काम होता है इट कलेक्ट एंड वेरीफाई ट्रेडिंग डेटा फ्रॉम कंपनीज अबाउट डीपीज। डीपीज नहीं बताऊंगा मैं, जिसको भी नहीं पता हो, जिसको पता होगा वो तो पता होगा, डेजिग्नेटेड पर्सन जो भी अपने पढ़ा, एंड द रिलेटिव इंश्योरिंग कंपाइलेंस जो है कर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी थोड़ा टाइम देना, ठीक है, समझने के लिए। पहली चीज़ जो सेबी है इसने एक्सपेंड किया है, सेबी ने एक्सपेंड किया है
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो मैकेनिज्म क्लोजर मैकेनिज्म। अभी जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म है, इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन होंगे उसके उनके जो डेजिग्नेटेड पर्सन और उसके साथ जो रिलेटिव होंगे उनका अकाउंट जो है फ्रीज किया जाएगा कुछ समय के लिए। जब रिपोर्ट आएगा उससे कुछ समय पहले जो है फ्रीज किया जाएगा अंडर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म के अंतर्गत। और ये क्यों की जाएगी? जो इनसाइडिंग ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए। इनसाइडिंग ट्रेडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ पर्सन ऐसे रहते हैं जो कंपनी के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के जो लोग रहते हैं उनको पता होता है कि कंपनी आगे प्रॉफिट करेगी लॉस करेगी। अब मान लीजिए कोई कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तो कंपनी को पता है कि कंपनी का आईपीओ आने वाला है और कंपनी को पता है लगने से पहले, पब्लिक को पता लगने से पहले कंपनी को पता है कि उसका आईपीओ आने वाला है, तो कंपनी में पहले इन्वेस्ट कर देगा और उसके बाद पब्लिक को पता लगेगी तो कब पब्लिक को नुकसान होगा और जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा से शेयर खरीदते अपना मुनाफा निकाल लेंगे। तो ये चीज़ ना हो उसी के लिए जो है सेबी जो है फ्रीज करने की बात करता है। अभी ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग विंडो क्लोजर मैकेनिज्म ये एक तरह का सिस्टम है जो कि कंपनीज और रेगुलेटरी जैसे सेबी यूज़ करती है स्टॉप करने के लिए कुछ पर्सन्स को कि वो बाय और सेल ना कर पाए कंपनी का शेयर ड्यूरिंग द सेंसिटिव टाइम, जैसे कि बिफोर द कंपनी अनाउंसेस फाइनेंशियल रिजल्ट। अब फाइनेंशियल रिजल्ट जब भी डिक्लेयर कर रही होगी कंपनी उससे पहले बाइंग और सेलिंग जो है कुछ पर्सन के रोके जाते हैं और वो पर्सन को बोला जाता है डीपी, मतलब डेजिग्नेटेड पर्सन। और ये वो पर्सन होते हैं जो कि मैनेजमेंट से आते हैं, ठीक है। तो ये वो स्पेसिफिक एम्प्लॉय होते हैं या तो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि कनेक्टेड है विद द कंपनी हु आर लाइकली टू हैव एक्सेस टू इंपॉर्टेंट सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बिफोर इट पब्लिक। टॉप मैनेजमेंट से सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, तो ये सबको ये सारी डिटेल पता होती है और पब्लिक को भी सेम टाइम में पता लगे और पब्लिक को भी पता लगे और प्रॉफिट जो है सिर्फ मैनेजमेंट के जो अपर वाले हैं वही ना लेके चले जाए, उसी के लिए ये की जाती है, ठीक है। तो पब्लिक को जैसा मुनाफा हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उसी के लिए जो है ये चीज़ की जाती है बाय दी सेबी। और इसके बारे में अगर पूरा का पूरा पढ़े तो ये जो भी डीमैट अकाउंट है वो पता होगा कि ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए होता है, डीमैट अकाउंट होता है। तो डीमैट अकाउंट जो है लिंक होता है पैन से। तो बोला गया है कि जो भी ये डीपीज़ हैं, जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, इनका पैन कार्ड फ्रीज किया जाएगा 2 फेज़ में, ठीक है। तो पहले तो जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका जो भी मैनेजमेंट वाले पर्सन होंगे उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2025 से फ्रीज किया जाएगा। उसके बाद जो रिमेनिंग जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनका 1 अक्टूबर 2025 से जो है फ्रीज किया जाएगा, ठीक है। और ये जो भी डीपीज़ हैं इनका जो डीमैट डिटेल है, पैन कार्ड है, ये सब कुछ जो है डीडी को देना पड़ेगा, मतलब कि डेजिग्नेटेड डिपॉजिटर जो रहते हैं उनको देना पड़ेगा। अब डिपॉजिटर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। डिपॉजिटर एक तरह के सेंट्रल सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि NSDL हो गया या CDSL हो गया। तो ये चॉइस किए जाते हैं बाई सेबी कि इनका काम रहेगा कलेक्ट करना और मैनेज करना ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ लिस्टेड कंपनीज। जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका ट्रेडिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैनेज और कलेक्ट करने का काम होता है NSDL या CDL। और इनको स्पेशली इनको जो है बोला जाता है कि जो डीपी है या तो इनके रिलेटिव है, इनका जो भी डेटा है इसको फ्रीज करने का, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे जो है काम करता है ये डीडी। और ये जो डेट ऑफ कन्फर्मेशन T+2 मतलब ट्रांजेक्शन +2 डेज के लिए जो है स्टॉप किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटर जो है इशू भी कर सकता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट या टाइमलाइन भी। ये सारा कुछ जो है सेबी ने पूरा का पूरा बताया गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा पूरा न्यूज़ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है NPCI ने अभी एक फ्रेमवर्क रिलीज किया था जो इंटरनेशनल QR कोड है उसके लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको पता नहीं कौन से स्टेटमेंट जो है गलत है। पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इंडियन यूजर इंक्लूडिंग NRIs are no longer permitted to make UPI payment by scanning saved and secure QR code। मतलब सेव और सिक्योर QR कोड से जो है पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है पहले स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है UPI ट्रांजेक्शन आर मेड बाय स्कैनिंग QR कोड इन अ पर्सन एट फिजिकल इंटरनेशनल मर्चेंट आउटलेट आर स्टिल परमिट एंड नॉट इफेक्टेड बाय द न्यू रूल। तो अगर किसी पर्सन को अगर QR कोड अगर व्हाट्सएप के थ्रू भेजा जाए या तो गैलरी के थ्रू अपलोड करके करना चाहे तो स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि वो नहीं कर पाएंगे। स्टेटमेंट 2 में बोला गया कि अगर कोई मर्चेंट के पास जाके अगर पेमेंट करना चाहे तो उस केस में कर सकते हैं।
तीसरा स्टेटमेंट बताया जा रहा है कि इंडियन यूजर आर अलाउड, क्यों पीछे चले जा रहा है ये, इंडियन यूजर आर अलाउड फ्रीली यूज QR कोड शेयर एंड पे थ्रू एनी मीडियम फॉर UPI ट्रांजेक्शन एज लॉन्ग एज द UPI कोड इज वैलिड। मतलब पहले स्टेटमेंट बोला था कि नहीं कर सकते, उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कर सकते हैं। ये दो हैं चीज़ें। दूसरा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि फिजिकल में यूज़ नहीं कर सकते, और चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि रिमूवल सपोर्ट ऑफ जो QR कोड शेयर एंड पे है वो हटा दिया गया है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है कि सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। तो बताइए इसमें स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आप देखोगे जो A और C है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। A और C एक दूसरे की बातों को जो है अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बोल रहा है कि नहीं कर सकते, एक बोल रहा है कि कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको मिलने वाला है क्या, बताइए, C। क्यों? क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया। कौन सा इनकरेक्ट है? तो जो भी इंडियन यूज़र है उनको अलाउ नहीं है कि वो QR शेयर और पे कर पाए एनी मीडियम थ्रू द इंटरनेशनल UPI। पहले कर पाते थे, अब नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ जो कहा गया है इस न्यूज़ के अंतर्गत कहा गया है। आई थिंक इधर भी मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया, क्या मुझे लगा कि आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन है तो करेंगे और क्या। आई थिंक आज एडिटर ने कुछ ज़्यादा क्वेश्चन डाल दिए। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज UPI गाइडलाइन इशू बाय द NPI का रिवाइज जो गाइडलाइन है जिसको 4 अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था, व्हाट इज़ द ट्रांजेक्शन लिमिट, पूछा गया कि कितना जो है ट्रांजेक्शन लिमिट है टू UPI शेयर एंड ट्रांजेक्शन मेड टू नॉन वेरीफाइड ऑफलाइन मर्चेंट विद इन इंडिया। ठीक है, 3 तरह के रूल लेके आए हैं ये लोग, जो NPCI ने 3 तरह के रूल लाए हैं। एक तो इंटरनेशनल जो रहता है पेमेंट उसके लिए, एक जो मर्चेंडाइज पेमेंट रहता है उसके लिए, और एक और लेके आए हैं, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, एक और किस लिए लेके आए थे, मैं भूल गया, सही में भूल गया यार, क्या था, कोई नहीं आगे देख लेंगे क्या था एग्जैक्ट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। न्यूज़ याद है बट क्या टॉपिक था वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना, उसमें से क्वेश्चन पूछा है कि मर्चेंडाइज जो ऑफलाइन मर्चेंडाइज इंडिया में है उनके लिए क्या QR कोड की लिमिट रखी गई, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए मिल रहा होगा 5000, जो कि अलाउ करेगा रीजनेबल पेमेंट लिमिट वाइल इंश्योरिंग यूजर कन्वीनियंस। मतलब 5000 रुपये रखा गया, दूसरा 10,000 रुपये, तीसरा जो है 2000 रुपये, क्या लिमिट रखा गया, सीधा आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 2000, क्योंकि जो NPCI का कहना है कि 2000 लिमिट रखी गई है कि रिस्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शन वैल्यू एंड रिड्यूस द फ्रॉड ना हो पाए उसके लिए। ठीक है, तो अगर कोई मर्चेंडाइज से QR कोड भेजते हैं नॉन वेरीफाइड मर्चेंडाइज से, तो उस केस में 2000 रुपये तक की जो है पेमेंट हो पाएगा QR कोड शेयर एंड पे के थ्रू। ठीक है, तो अगर कोई बंदा शेयर कर रहा होगा तो उसके में 2000 ही हो पाएगा। अगर मर्चेंडाइज के पास जाके स्कैन करके कर रहा हो तो उसकी तो 1 लाख रुपये की लिमिट ही रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े, तो अंडर द न्यू फोकस UPI रूल रिलीज बाय द NPCI, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ QR कोड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट बाई इंडियन यूजर स्पेशली कंसर्निंग रिमोट QR कोड स्कैनिंग मेथड। रिमोट मतलब वही QR कोड तो रिमोट ही रहता है, मतलब इंटरनेट के थ्रू जो है बेचा जाएगा, तो वो वाले मेथड में पूछा जा रहा है कि करंट स्टेटस क्या है इंडियन यूज़र का। तो यूज़र इन इंडिया में स्कैन QR कोड सेंड बाय ईमेल व्हाट्सएप इसके थ्रू सेंड करके इंडियन यूज़र जो है पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद QR स्कैन शेयर एंड पे फॉर द इंटरनेशनल पेमेंट यूजिंग सेव्ड QR कोड हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड बट इंडियन यूजर स्टिल परफॉर्म इंटरनेशनल UPI ट्रांजेक्शन बाय स्कैनिंग द मर्चेंट QR कोड। मर्चेंट QR कोड जो है फिजिकल स्टोर में जाके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कहना है दूसरे स्टेटमेंट का, लेकिन जो QR कोड शेयर एंड पे है उसके अंतर्गत नहीं कर सकते। तीसरे स्टेटमेंट कहना है कि ऑल द फॉर्म ऑफ QR कोड UPI इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सबके सब कुछ जो है डिसेबल कर दिया गया। चौथा स्टेटमेंट कहना है कि यूज़र कैन स्टिल यूज़ स्क्रीनशॉट ऑफ द QR कोड फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है। जो स्टेटमेंट होगा B और C में से सही होगा, बताओ कौन सा सही होगा। आंसर जो है B मिलने वाला। ठीक है, तो यह बेस्ट डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो QR कोड शेयर एंड पे है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और अब ये अगर कोई भी बंदे को अगर पेमेंट करना हो इंटरनेशनली UPI ट्रांजेक्शन करना हो तो मर्चेंडाइज के जो फिजिकली जो है वो कर सकता है, लोकेशन में जाके फिजिकली कर सकता है। ठीक है, अगर मर्चेंडाइज को स्कैन करके भेजता है तो वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPCI अप्रैल 2025 UPI रेगुलेटरी अपडेट, इसके अंतर्गत बोला क्या पूछा गया क्वेश्चन, विच आर टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस आर स्पेशली इफेक्टेड बाय द रिस्ट्रिक्शन ऑन द मर्चेंडाइज इनिशिएट कलेक्टर रिक्वेस्ट एंड नाउ रिक्वायर द यूजर टू प्रोएक्टिवली इनिशिएट अ पुश पेमेंट इंस्टेंट।
तो इसके अंतर्गत बोला जा रहा है पुश पेमेंट इंस्टेंट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक 1 घंटे का वीडियो बन गया, थकान हो रही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट देना, पानी पी लेता हूँ, तब तक जो भी ऑप्शन है उसको पढ़ लो। वीडियो अभी तक देख रहे हो यार तो वीडियो को लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब भी कर दो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो शेयर भी कर देना। छोटा सा चैनल है, आपकी हेल्प से थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर आपको सी मिलने वाला है कि प्रीपेड वॉलेट रिलोड एंड गिफ्ट कार्ड टॉपअप। हाँ, याद आ गया मेरे को न्यूज़ अब। जो प्रीपेड वॉलेट रिलोड और जो गिफ्ट कार्ड टॉपअप है वो बंद कर दिया गया है कि आप जो है नोटिफाई नहीं कर सकते जो भी यूज़र है उसको, ठीक है, थ्रू पुश पेमेंट रिक्वेस्ट के थ्रू। तो पहले जो थे वो रिक्वेस्ट करते रहते थे, अब जो है रिक्वेस्ट मना किया गया। अब जो भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ है उसको प्रॉपर कवर करते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि NPCI ने इंट्रोड्यूस किया है मेजर अपडेट टू UPI फ्रेमवर्क। ये हमारा कौन सा है? टॉप 7 जो करंट अफेयर्स है वो मिलेगा आपको, और ये इफेक्ट रहने वाला है। ये जो UPI फ्रेमवर्क है, जो नया UPI फ्रेमवर्क है 4 अप्रैल 2025 से, जिसके अंदर जो इंटरनेशनल QR कोड है पेमेंट है उसको टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, और जो मर्चेंडाइज QR कोड है उसमें 2000 रुपये की लिमिट रख दी गई है। और बोला गया कि जो भी मर्चेंडाइज है जैसे कि अमेजॉन पे हो गया या पेटीएम का जो वॉलेट हो गया, वो जो है अब रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते कि अपना जो है वॉलेट रिलोड कर लो। उनको करना रहेगा जो भी नॉर्मल जो आप या तो हम जो पर्सन है करना रहेगा तो कर लेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, ऐसा कुछ कहना है NPCI का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 8th जो टॉप करंट अफेयर्स उसके ऊपर थे, जिसमें सेबी का जो प्रभाव फ्रेमवर्क है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। प्रभाव फ्रेमवर्क मतलब पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी का जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला गया था उसके ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला ऑप्शन मिलेगा कि जो भी पर्सन एलिजिबल होना चाहता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अंतर्गत टू क्वालिफाई एज अ, देखिए सिंपल से मैं बताता हूँ कि जो पास्ट रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी है इसके लिए अगर क्वालिफाई करना चाहता है कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेबी ने रखा था। तो उसके ऊपर मैंने 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 ऑप्शन दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि 5 नहीं सॉरी 4 ऑप्शन दे दिए, आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मिल रहा होगा कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रेट जो है 100+ इश्यूअर होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम नेटवर्थ 200 करोड़ का होना चाहिए, और कोई इन्वेस्टर गिवेंस मैकेनिज्म नहीं रखने के लिए बोला गया। तो ये तो स्टेटमेंट पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। देखिए आप दिमाग लगाइए, मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बैठा हूँ। उसका सी बोला गया मस्ट हैव 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 100 करोड़ का नेटवर्थ, और कम से कम एटलीस्ट 250 जो है डेप्थ इश्यूअर होना चाहिए, और ओनली फोकस ऑन इक्विटी जो रेटिंग है उसमें फोकस करेगा, और नो रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंस और नेटवर्थ। तो ये तो होगा नहीं वैसे भी। 3 ऑप्शन से बताइए कौन सा सही है, जल्दी 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 बताइए, टाइम की कमी है हमें। चलिए ऑप्शन सी मिलने वाला है कि 15 साल का एक्सपीरियंस में बोला गया कि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है अगर उनको पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी बनना है तो 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेटवर्थ 100 करोड़ होना चाहिए, और कम से कम 250 डेप्थ इंश्योर भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपको सी मिलने वाला है। देखिए यार क्वेश्चन मैं तो आपको ईजी लेके तो आऊँगा नहीं कि अब आओगे बच्चों की तरह क्वेश्चन लगाओगे और निकल जाओगे। ये सारे बच्चे क्वेश्चन मैंने आपको वीकली में और डेली में करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आपका दिमाग खुलेगा, चीज़ समझ आएगी। मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाना है 21 साल के 22 साल के लॉन्डो या तो जो लड़कियाँ हैं उनको, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल वाले करोगे तभी जो है एग्जाम में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो डरोगे नहीं, इसलिए क्वेश्चन इतने हार्ड लेके आया हूँ, ठीक है। तो डरना नहीं है, इजी क्वेश्चन लगाने तो चले जाओ यार, टेलीग्राम ग्रुप में इजी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, PDF में इजी क्वेश्चन पढ़े, वहाँ से लगा लो, यहाँ पे थोड़े हार्ड क्वेश्चन ही लगाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, कि क्या काम नहीं रहने वाला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अंडर द प्रभा के अंदर का जो सेबी का फ्रेमवर्क है, इसके बारे में इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए। तो डिफाइन द मेथोडोलॉजी टू वेरीफाई पास्ट परफॉर्मेंस डेटा, तो पास्ट परफॉर्मेंस डेटा को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट ये बोलना। जो रिस्क वेरीफाइड रिस्क रिटर्न डेटा है वो 5 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरे में बोला जा रहा है। तीसरे में बोला था कि कलेक्ट डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर फॉर द रियल टाइम पोर्टफोलियो असेसमेंट, तो तीसरे में नहीं बोला जा रहा कि, और चौथा में बोला गया कि अंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा यूज्ड इन द फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट बाय द रेगुलेटरी एंटिटी। बताइए, जिन्होंने पढ़ा होगा सीधा आंसर दे देंगे सी, ठीक है, क्योंकि इनको बोला है कि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भी डेटा है प्राइमरी डेटा उसको कलेक्ट करो और उसको जो है रियल टाइम पोर्टफोलियो असेसमेंट में यूज़ करो, ठीक है। तो
ये बताया गया है सेबी के प्रभा फ्रेमवर्क के अंतर्गत। उसके बाद ये भी सेम वैसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको स्किप करते चलते, इसका ऑप्शन भी मिलना, वीडियो पॉज करके कर लेना, करना रहेगा तो सीधे न्यूज़ के ऊपर बढ़ता है। तो इसमें सेबी ने इंट्रोड्यूस किया एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क जिसकी फॉर द रिस्क, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी के लिए, और इसके अंतर्गत जो भी फॉल्स परफॉर्मेंस क्लेम होती है फाइनेंशियल एड की वजह से, उसको जो है रोकने का काम करेगा। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि एज पर द सेबी सर्कुलर जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज पर पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी की तरह, और ये किया जाएगा जो सेबी का रेगुलेशन है 1999 के अंतर्गत। और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो कोलैबोरेट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जैसे NSE BSE हो गया, और ये ऐसा फंक्शन करेंगे पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी डेटा सेंटर की तरह, ठीक है। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 साल इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा नेटवर्थ होना चाहिए, और इन्वेस्टर गेवेंचेस और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट मैकेनिज्म भी होना चाहिए। उसके साथ जो रेटिंग होनी चाहिए वो 250 इंश्योर होना चाहिए फॉर द डेप्थ सिक्योरिटी। और किसी को भी अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज है उनको भी अगर प्रभा डेटा सेंटर खोलना है तो उसके लिए मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नेटवर्थ 200 करोड़ का होना चाहिए, नेशनल में टर्मिनल होना चाहिए, इन्वेस्टर गेवेंचेस एंड ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए। अब प्रभा के बारे में बात करें तो प्रभा जो है इसको मेंटेन करने के लिए मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और PDC के बारे में बात करें तो PDC मतलब जो प्रभा डेटा सेंटर है, इसके लिए डेटा जो है म्यूचुअल फंड और जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, और बिल्ड और मैनेज वेरिफिकेशन सिस्टम, तो इनको बिल्ड भी करना पड़ेगा और मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा अंदर दिस, ठीक है। तो ये हमने की फंक्शन पढ़ लिया और प्रोग्राम वाला न्यूज़ कवर कर लिया। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ता है। नेक्स्ट आ रहा है, अभी सेबी ने एक रूल लाया था स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड जिसको मैनेज करता है सिंगल AMCs, तो उसके ऊपर कुछ फ्रेमवर्क के ऊपर ये आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको बताएं कौन सा जो ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। तो इन्वेस्टर मस्ट मेंटेन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए पर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत रखने के लिए बोला गया है। पहला ऑप्शन, इन्वेस्टर मस्ट मेंटेन अ कंबाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए रखने पड़ेंगे भाई, ऐसा कुछ बोलना है सेबी का, ठीक है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 10 लाख रुपए टोटल जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अक्रॉस ऑल SIF के अंतर्गत। तो ये बोला गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट बोला गया कि नो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हें जितना लगाना लगाओ, बट इन्वेस्टर मस्ट एडवाइस कि 5 लाख रुपए तो रखने पड़ेंगे भाई। और चौथा स्टेटमेंट बोला जा रहा है 10 लाख इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेंटेन ओनली इफ द इन्वेस्टर्स इज नॉट यूजिंग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक SIP और STP, ठीक है। तो SIP और STP यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो उस केस में जो है इनको 10 लाख इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा। बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। पहले बता दूं, जो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड है इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए आपको 10 लाख 20 लाख 10 लाख 5 लाख ऐसे दिख रहा होगा। ऐसा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसके आंसर आपको B मिलने वाला है कि इन्वेस्टर को जो है कंबाइंड जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपये रखना पड़ेगा अक्रॉस ऑल SIF स्ट्रेटेजी के अंतर्गत, मतलब स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत। तो इसका बारे में पढ़ें तो आपको मिलेगा कि जो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड है इसको सेबी ने इफेक्ट करने के लिए बोला गया 1 अप्रैल 2025 से। और ये एक तरह का बीच का प्रोडक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो बीच का प्रोडक्ट होता है, जो म्यूचुअल फंड और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है इसके बीच का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 25 लाख रुपये होती है, और म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई लिमिट नहीं होता, तो इसका बीच का रास्ता निकला 10 लाख रुपये का। तो 10 लाख रुपये जो मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अंडर दी 1 AMCs। और इसके लिए जो इन्वेस्टर का जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको पैन कार्ड के थ्रू नापा जाएगा। पैन कार्ड ही है जिसके थ्रू नापा जाता है, तो पैन कार्ड के थ्रू नापा जाएगा। और इसके अंतर्गत जो भी AMCs जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिक्वायरमेंट नहीं है ये सारे रूल्स फॉलो करने के लिए। उसका जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अगर किसको SIP के थ्रू पैसे डालने हो, WSWP के थ्रू डालने हो, मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के थ्रू या सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू, तो वो बिलो 10 लाख के भी नीचे डाल सकते हैं। और उनका जो रेमिडेंस अगर वो पैसा निकालना चाहते तो वो भी इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हाई नेटवर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं इनके लिए निकाला गया SIF, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो अमीर लोग हैं उनके लिए निकाला गया है। और इसको लॉन्ग शॉर्ट इक्विटी सेक्टर रोटेशन या तो मल्टी एसेट
इन्वेस्टमेंट सब में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप 10 में ये हमारा लास्ट करंट अफेयर्स है जो कि फर्स्ट इन न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी आर द फर्स्ट टू डेजिग्नेट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट एट द IFC जो गिफ्ट सिटी है, यहाँ पे कॉर्पोरेट एजेंट की तरह किसको बनाया गया, कौन कौन से बैंक्स को बनाया गया, इसका आंसर आपको बताना है। देखो यार रिपीट का मतलब नहीं बनता, मैं आपको रिपीट करूँगा, इससे अच्छा वीडियो पॉज करके जो भी है इसका आंसर बताओ, या तो मेरा वेट कर लो, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ पढ़ के क्या इसका आंसर होने वाला है। 5 सेकंड हो गया, चलिए इसका आंसर सी मिलने वाला है। HDFC IFC यूनिट जो है उसका, उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक, उसके बाद जो स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी है। तो ये तीनों बैंक जो है पहली बैंक बनी है जिन्होंने कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम कर रहे हैं गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, ठीक है। तो ये छोटा सा न्यूज़ है और एक छोटा सा न्यूज़ आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि HDFC IFC यूनिट, IDFC फर्स्ट बैंक IFC यूनिट और स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी जो IFC यूनिट है, ये सारे के सारे जो है पहले कॉर्पोरेट एजेंट बन चुके हैं। अब कॉर्पोरेट एजेंट बन के क्या करेंगे, ये एक तरह के इंश्योरेंस इंटरमीडिएट होंगे इंश्योरेंस कंपनी और सेल करने के प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है। इसको समझते हैं, इसको आपको समझाना पड़ेगा। देखिए एक दीवार लेते हैं, ठीक है, ये दीवार है, ये दीवार से खाना इधर से उधर जाता है, दीवार से खाना इधर से इधर जाता है। तो खाना जो देता है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी देता है और सेलिंग देयर प्रोडक्ट, तो और जो सेल करता है उसके बीच में ये एक तरह से दीवार बन के खड़ा, तो इस दीवार से ही जो है सामान जाएगा और इस दीवार का नाम है क्या, कॉर्पोरेट एजेंट। और ये कॉर्पोरेट एजेंट HDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट और स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी को बनाया गया। इनका जो IFC यूनिट जो गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है उसको बनाया गया। तो पूरा का पूरा हमारा जो टॉप 10 करंट अफेयर्स था ये खत्म हो गया। अब जो कुछ बोनस जो करंट अफेयर्स है उसको खत्म करते हैं जो बैंकिंग अवेयरनेस की तरफ से आते हैं। तो पहला तो आपको पेनल्टी मिलिट्री होगी जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसको कवर किया है, तो इंपॉर्टेंट में आपको मिलेगा कि इंडियन बैंक के ऊपर RBI ने 1.61 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई कि उन्होंने KCC स्कीम्स को जो है अच्छे से फॉलो नहीं किया। इसके साथ ही जो लैंडिंग टू MSME है उसको भी अच्छे से फॉलो नहीं किया है। दूसरी जो पेनल्टी मिलेगी आपको इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर लगाई गई है 63.60 लाख की, और इनके ऊपर लगाएगी क्रेडिट फ्लो जो एग्रीकल्चर या तो जो कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन है वहाँ पे सही से फॉलो नहीं किया, उसके से इनको इतनी बड़ी पेनल्टी लगी है। हम तो अपने पेनल्टी की बात कर लिए, अब कुछ लॉन्चेस के ऊपर बात करें जो कि SBI ने एक ग्राहक मित्र लॉन्च किया जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो बंदे रहने वाले हैं, लोग रहने वाले हैं, मतलब जो हाई फुटफॉल जो ब्रांचेस हैं, कुछ 4500 जो SBI के ब्रांचेस हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है एम्प्लॉय रखेगा SBI, और वो एम्प्लॉय जो है हेल्प करेगा जो भी अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल है SBI का, उसको अल्टरनेटिव बैंकिंग चैनल के अंतर्गत जो ATM सर्विस है, मोबाइल बैंकिंग सर्विस है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस है, चेक डिपॉजिट जो होता है मशीन में, वो सब कुछ जो है संभालने का काम रहने वाला है ग्राहक मित्र का। ये SBI बैंक नहीं करने वाला, SBI बैंक का जो सब्सिडरी है SBI बैंक ऑपरेशन सपोर्ट सर्विस ये करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहे हैं जो IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। तो वर्ल्ड बैंक का टोटल 5 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट ये भी है। तो इन्होंने लॉन्च किया है कैटलिस्ट फर्स्ट लॉस गारंटी फैसिलिटी। अब इसके अंदर क्या रहता है इसको समझते हैं, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी दिल्ली में पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा डीप में, थोड़ा बस ऊपर समझा रहा हूँ। अब देखिए कैटलिस्ट फर्स्ट का मतलब पहले तो फर्स्ट लॉस गारंटी का मतलब समझते हैं। इसका मतलब हो गया अगर बायर अगर पहले जो पार्ट है लोन का अगर वो नहीं दे पाया, ठीक है, तो उस केस में बैंक को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक है ना ये पैसा देगी, ठीक है। अगर बैंक ने पैसे दिए, किसको पैसे दिए उसको समझते हैं। अगर बैंक ने जो MSME है या तो जो वुमेन लीड जो MSME या एंटरप्राइज है उनको पैसे दिए, अगर वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लोन ना चुका पाए EMI के फॉर्म में, उस केस में वो पैसा जो है IFC गिफ्ट सिटी प्रोवाइड करेगी, IFC प्रोवाइड करेगी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगी बैंक्स को, जिसकी वजह से बैंक जो है अपना काम अच्छे से कर सकता है और बैंक जो है एक तरह से सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकता है, जिसकी वजह से इसको कैटलिस्ट भी बोला जा रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकता है और जो नए एरियाज़ होती हैं वहाँ पे भी जो है पैसे लगा सकता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट बोला जा रहा है कि नए पैसे लगा सकता है और फर्स्ट
लॉस गारंटी का मतलब क्या कि जो पहला लॉस होने वाला है अगर बोरोवर रीपेमेंट नहीं कर पाता तो पहला पार्ट ऑफ द लोन कवर करने का काम होगा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। इसको ये लोन किसको दिया जाएगा, जो वुमेन लीड एग्रीकल्चर फोकस या क्लाइमेट चेंज एमएसएमई है इनको दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि बैंक, नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब एनबीएफसी या एनबीएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, सब के सब को जो है अनकरेज किया जाता है कि जो अंडर सर्व्ड सेक्टर है वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ लोन। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्च किया बड़े तो एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया इन ऐप मोबाइल ओटीपी, जिसके अंदर जैसे टीओटीपी का बारे में पता होगा जो कि एक तरह से सिक्योर फॉर्म है, जो कि ज़्यादा सिक्योर है, जो एसएमएस बेस्ड ओटीपी रहता है, आधार में आता है ना वो टीओटीपी वाला जो चीज़ रहता है। तो इसके अंतर्गत आपका जो लॉगिन वेरिफिकेशन है वो उसी टाइम हो जाता है, ठीक है, टीओटीपी के थ्रू ही हो जाता है। तो वो एक्सिस बैंक बनाने में कामयाब हो गया, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो वन टाइम पासवर्ड था जो एसएमएस के थ्रू आता था उसको जो है रिप्लेस करेगा टीओटीपी। नेक्स्ट लॉन्च का तो सिटी यूनियन बैंक ने जो है इंडिया का पहला क्रिकेट थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी क्रिकेट थीम क्रेडिट कार्ड जो है इसको मास्टर कार्ड के साथ मिलके जो है लॉन्च किया गया, इवन रुपए भी इसका भी पार्ट है, जिसके अंदर का जो चेन्नई सुपर किंग है इनको कार्ड चेन्नई सुपर किंग के लिए निकाला गया और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए निकाला गया कि इनके जो फैंस हैं उनको अगर ऑफर या तो रिवॉर्ड चाहिए होगा तो ये कार्ड लेके कर सकते हैं। इवन ये कार्ड के अंतर्गत अगर बात करें कोई अगर बंदा कार्ड यूज़ करता है तो उसको मैच की टिकट भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब जो है फैसिलिटी रहने वाले यूनियन बैंक क्रेडिट कार्ड का। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा मंथ का जो भी टॉप 10 करंट अफेयर्स था वो, उसके साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बैंकिंग अवेयरनेस वो भी हमने पढ़ लिया। इसकी पीडीएफ के बारे में बात करें तो ये पीडीएफ आपको बैंक के साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चाहिए तो देख लेना, जो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जाके मिल जाएगा आपको पीडीएफ, और नहीं मिला तो मेरे को डीएम कर देना, डीएम का लिंक आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैं आपको दे दूँगा। और बात करें तो यहाँ पे हम क्विजेस भी लगाते हैं और इवन मंथली वीकली क्विजेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी क्विजेस हैं आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, डेली क्विजेस, वीकली क्विजेस, इवन मंथली जो पीडीएफ्स भी रहते हैं वो सारे जो हैं सब कुछ जो है अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। और बात करें वीडियो की तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहना, सब्सक्राइब चैनल और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अभी के लिए इतना रखता है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।